हेलो बच्चों, नेट पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 8 करेंगे जिसका नाम है राशियों की तुलना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 8.1 अनुपात एवं प्रतिशत का स्मरण। हम जानते हैं कि अनुपात का अर्थ है दो मात्राओं की तुलना करना। स्मरण मतलब आपने पिछले क्लासेस में भी इस बारे में पढ़ा है बच्चों। तो अनुपात का मतलब क्या होता है कि दो मात्राओं की तुलना करना। एक टोकरी में, ये देखिए यहाँ पे टोकरी बना के दे रखी है। इस टोकरी के अंदर दो प्रकार के फल हैं। माना इनमें 20 सेब हैं और 5 संतरे हैं। तो संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात 5:20 है। मतलब ये पूरी टोकरी के अंदर बहुत सारे सेब रखे हैं जिसमें कि 20 सेब हैं और 5 संतरे हैं। तो ये 5:20 कैसे बनाया इन्होंने बच्चों? आपको देखना है कि संतरों की पूछा क्या गया है कि इन्होंने क्या बोला है, संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात। तो संतरों की संख्या पहले बोली है। अब आप हम कैसे निकालते हैं, क्या का पूछा गया है, तो आप पहले लिखोगे 5:20। इस तरीके से हम करते हैं। यह तुलना भिन्नों की सहायता से 5/20 बराबर 1/4, इसको हमने काट दिया, के रूप में भी की जा सकती है। संतरों की संख्या सेबों की संख्या का 1/4 है। अनुपात के रूप में यह 1:4 है और इसे 4 की तुलना में 1 है पढ़ा जाता है। अथवा संतरों की तुलना में सेबों की संख्या 20/5 या 4/1 होगी। इसका अर्थ है कि संतरों में की तुलना में सेबों की संख्या 4 गुना है। यह तुलना प्रतिशत के प्रयोग से भी की जा सकती है। देखिए ये डब्बे के अंदर बनाया है। तो प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है बच्चों, प्रतिशत का हम कैसे निकालते हैं? जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो हम उसको 100 से गुणा कर देते हैं। तो देखो इन्होंने कैसे किया है, 25 फलों में 5 संतरे हैं, तो इसलिए संतरों की संख्या 25/5/25 गुणा 4/4, हर को 100 बनाया गया है। नीचे हमने 100 लेना था तो 20%। अथवा आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो ये तरीका जो है एक विधि द्वारा, ये ज्यादा आसान है। 25 फलों में संतरों की संख्या है 5। इन्होंने कैसे किया कि आपको किसका पूछा गया है, संतरों की संख्या का। संतरों की संख्या कितनी है, 5। और कुल सेब कितने, कुल जो फल हैं वो कितने हैं, 20 और 5 यानी कि 25। तो यानी 5/25 प्रतिशत में पूछा गया है। तो जब भी प्रतिशत में पूछा जाता है उसका मतलब होता है आप 100 से उसको गुणा करते हो। गुणा 100 कर देंगे तो ये आ गया 20%। ये ज्यादा आसान है करना, ये आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि टोकरी में केवल सेब और संतरे हैं। ठीक है, इसलिए सेबों का प्रतिशत प्लस संतरों का प्रतिशत 100 होगा। टोटल जो प्रतिशत होगा वो 100 होगा। अथवा सेबों का प्रतिशत प्लस 20 बराबर 100 होगा। अथवा सेबों का प्रतिशत 100 - 20 बराबर 80। अतः टोकरी में 20% जो है वो संतरे हैं और 80% सेब हैं। चलिए इसको और उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 1, किसी विद्यालय में कक्षा 8 के लिए पिकनिक की योजना बनाई गई है। विद्यार्थियों की कुल संख्या में 60% लड़कियां हैं और इनकी संख्या 18 है। पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है और परिवहन कंपनी 12 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेती है। अल्पाहार यानी कि जो जलपान वगैरह जो पिकनिक में दिया जाता है का कुल व्यय 4,280 रुपए होगा। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात? अब देखिए बच्चों, लड़कियों की संख्या का पूछा है। ठीक है, तो लड़कियों की लिखेंगे हम पहले। यदि 2 अध्यापक भी कक्षा के साथ पिकनिक पर गए हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च, यदि उनका पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर है तो वह कुल 55 किलोमीटर की दूरी का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत दूरी तय करना शेष है। हम अगले पेज पे देखते हैं बच्चों। हल, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात करने के लिए आशिमा और जॉन ने निम्नलिखित विधियां प्रयोग की। उन्हें लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या जानने की आवश्यकता थी। अब आपको प्रश्न में सिर्फ लड़कियों की संख्या और लड़कियों का प्रतिशत बताया है, लड़कों का नहीं बताया। तो देखिए आशिमा ने कैसे किया, आशिमा ने निम्नलिखित विधि का उपयोग किया। माना कुल विद्यार्थियों की संख्या है x, जिसमें 60% लड़कियां हैं। x का 60% क्या हो गया, 18। 18 भी आपको दिया हुआ है कि टोटल संख्या जो है वो 18 है। तो यानी प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो नीचे 100 लगा देते हैं।
60/100 गुणा x बराबर 18। अब ये इधर जाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा, इनको काटेंगे तो 30 आएगा, यानी विद्यार्थियों की कुल संख्या है 30। और जॉन ने एक एक विधि का प्रयोग किया। एक एक विधि में कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 विद्यार्थियों में से 60 लड़कियां हैं, तो 100/60 विद्यार्थियों में एक लड़की है, इसलिए कितने विद्यार्थियों में 18 लड़कियां होंगी, तो विद्यार्थियों की संख्या हो गई 100/60 गुणा 18, जो कि आया 30। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो। इसलिए लड़कों, अब देखिए आपको लड़कियों की संख्या दे रखी है 18, तो लड़कों की कितनी आ जाएगी, 30 में से 18 माइनस कर दो 12, इसलिए लड़कों की संख्या आ गई 30 - 18 यानी कि 12। अतः लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से 18:12 अथवा 18/12, या इसको काट दें 3 के पहाड़े से 6 के पहाड़े से, तो 3/2 का अनुपात होगा। 3/2 को हम 3:2 के रूप में भी लिखा जाता है और 2 की तुलना में 3 भी पढ़ा जाता है। ठीक है, अनुपात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3:2, या हम लिख सकते हैं 2 की तुलना में 3। अब दूसरा देखिए हमसे क्या पूछा है, प्रति व्यक्ति खर्च ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, यातायात पर व्यय, यानी कि दोनों तरफ की दूरी कितनी है और उस पर किराया कितना लगा है, दर। तो 55 किलोमीटर बताया है एक तरफ का, तो दोनों तरफ का कितना हो जाएगा, 55 गुणा 2, और उस पर कितना ले रहे हैं वो 12 रुपए प्रति। देखिए आपको प्रश्न में क्या दिया है, ऊपर प्रश्न में दिया है परिवहन कंपनी 12 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेती है। ठीक है, तो 55 गुणा 2 गुणा 12 यानी 110 गुणा 12 यानी 1320 रुपए। ठीक है, तो कुल व्यय कैसे आएगा, जो अल्पाहार दे रही है और जो यातायात पर है। अल्पाहार का भी आपको प्रश्न में दे रखा है 4280 और 1320 जो यातायात पे, तो कुल व्यय आ गया 5600 रुपए। ठीक है, ये रुपए का चिन्ह होता है। कुल व्यक्ति कितने हैं, 18 लड़कियां हैं, 12 लड़के हैं और 2 अध्यापक, ये भी आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो कुल कितने हो गए, 32 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आशिमा और जॉन ने प्रति व्यक्ति खर्च ज्ञात करने के लिए एक एक विधि का उपयोग किया। मतलब आपको कुल व्यय पता चल गया 5600 और कुल व्यक्ति पता चल गए 32, तो आप उसमें 5600 में से 32 को डिवाइड कर दोगे, भाग कर दोगे, तो आपको प्रति व्यक्ति आय जो है वो पता चल जाएगी, प्रति व्यक्ति कितना खर्चा हुआ। अतः 32 व्यक्तियों के लिए खर्च किए जाने वाली राशि 5600 रुपए होगी, तो प्रति व्यक्ति के लिए व्यय की जाने वाली राशि क्या होगी, 5600/32। इसको भाग कर देंगे 32 से, जो कि आएगी 175 रुपए, यानी हर बच्चे से और अध्यापक से 175 रुपए पिकनिक पे जाने के लिए लिए गए हैं। प्रथम स्टॉप की दूरी 22 किलोमीटर है, और तो आपसे क्या पूछा गया है प्रश्न में, आपसे पूछा गया है कि यदि उनका पहला स्टॉप विद्यालय से 22, मतलब जैसे वो विद्यार्थी जब विद्यालय से चले पिकनिक जाने के लिए, तो 22 किलोमीटर पे जाके उन्होंने एक स्टॉप पे अपनी बस रोकी कुछ खाने पीने वगैरह के लिए, जो कि 55 किलोमीटर जो कि उनको कुल जाना था, जहां पर उनका पिकनिक की जगह थी, 55 किलोमीटर का जो उनकी जगह थी वो उसका कितना प्रतिशत होगा, और कितने प्रतिशत की दूरी जो तय करना है 22 किलोमीटर के बाद 55 किलोमीटर पहुंचने के लिए कितनी दूरी जो है वो बच गई है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो यानी 22/25 कर देंगे हम, 22/55 गुणा 100/100। इन्होंने तो 100/100 इसलिए किया है क्योंकि इनको ऊपर नीचे का इक्वल करने के लिए, पर आप ये जॉन ने एक एक विधि का उपयोग किया। देखिए 55 किलोमीटर में से 22 किलोमीटर की दूरी तय की जा चुकी है, तो 1 किलोमीटर में कितनी हो गई, 22/55 किलोमीटर दूरी की तय की गई, तो 100 किलोमीटर में कितनी हो गई, 22/55 गुणा 100 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, अर्थात 40% जो दूरी है वो तय कर ली गई है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, जो ये आशिमा ने जो विधि अपनाई है उसमें ऊपर और नीचे दोनों 100 से गुणा किया है, लेकिन जॉन ने जो एक एक विधि अपनाई है इसमें सिर्फ ऊपर 100 से गुणा किया है, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन, मतलब 100 को 100 से उन्होंने काट दिया तो वो तो एक ही आ गया, तो वो एक से ही गुणा कर रही है। आप ये वाला तरीका अपनाएं, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, एक एक विधि का प्रयोग ज्यादा इजी रहता है। दोनों का उत्तर एक जैसा पाया गया और उनका उत्तर इस प्रकार है कि रुकने वाले स्थान की विद्यालय से दूरी कुल तय की जाने वाली दूरी का 40% था, अतः तय की जाने वाली शेष दूरी का प्रतिशत 100
मतलब 40% जो है वो आ गए हैं, तो बाकी कितनी दूरी शेष रह गई है? 100 में से 40 माइनस कर दो, तो यानी कि अभी 60% की जो दूरी है वो रह गई है। अभी पिकनिक का जो एरिया था, जो स्पॉट है पिकनिक जहां बच्चे मनाने जा रहे हैं, वो अभी वहां पे पहुंचने के लिए अभी 60% रास्ता अभी रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रयास कीजिए। एक प्राथमिक विद्यालय में अभिभावकों से पूछा गया कि वे अपने बच्चों के गृह कार्य में सहायता करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे खर्च करते हैं। 90 अभिभावकों ने आधे घंटे से 1.5 घंटे तक सहायता की। जितने समय के लिए अभिभावकों ने अपने बच्चों की सहायता करना बताया, उनके अनुसार अभिभावकों का वितरण संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे एक आकृति बनाकर दी गई है, जिसमें एक गोल आकार वक्र के तरीके से बना रखा है, और इसमें उन्होंने ये बताया कि जैसे 30% जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं, उन्होंने आधे से 1.5 घंटे तक सहायता की। मतलब जो बच्चों को घर में पढ़ने का होमवर्क जो दिया जाता है घर में करने का स्कूल की तरफ से, तो 30% ने आधे से 1.5 घंटे के लिए सहायता की। 1.5 घंटे से अधिक सहायता की 20% बच्चों के अभिभावकों ने, और 50% जो अभिभावक हैं उन्होंने बिल्कुल भी मदद नहीं की, सहायता नहीं की बिल्कुल भी। तो 20% ने प्रतिदिन 1.5 घंटे से अधिक सहायता की, 30% ने आधे घंटे से 1.5 घंटे तक सहायता की, 50% ने बिल्कुल भी सहायता नहीं की। अब इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब आपको इसको देखकर इन प्रश्नों के उत्तर देने की। कितने अभिभावकों का सर्वे किया गया था? कितने अभिभावकों ने कहा था कि उन्होंने कोई सहायता नहीं की, और कितने अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने 1.5 घंटे से अधिक सहायता की? देखिए अब पहला वाला करते हैं कि कितने अभिभावकों का सर्वे किया गया था। तो देखो हमें प्रश्न में बताया गया है कि 90 अभिभावकों ने आधे घंटे से 1.5 घंटे तक सहायता की। उनका हमें बताया हुआ है कितने अभिभावकों ने की थी? 90 ने। तो हम इसी से करेंगे, क्योंकि और तो हमें कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है प्रश्न में। तो हम क्या करेंगे, हम मानते हैं जैसे हमने ऊपर जॉन वाला किया था ना, एक विधि वाला, उसी तरीके से करेंगे हम। मतलब कि जैसे हम मानते हैं कि एक्स अभिभावकों पर सर्वे किया गया, तो एक्स का 30% मतलब कितने, एक्स का 30% कितना है? हमें दिया है 90। ठीक है, तो 30 गुणा 100 गुणा एक्स बराबर 90। जैसे हमने जॉन वाला करा है बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसको भी, यानी कि 100/30 गुणा 90, जो कि आ जाएगा 300। तो कितने अभिभावकों का सर्वे किया गया था? 300 अभिभावकों का सर्वे किया गया था। ठीक है, कितने अभिभावकों ने कहा था कि उन्होंने कोई सहायता नहीं की? तो 50% ने कहा था, तो 300 का हम 50% निकाल देंगे, तो 300 गुणा 50/100, जो कि आएगा 150। यानी 150 अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने कोई सहायता नहीं की। और 20% कितने अभिभावकों ने कहा था कि 1.5 घंटे से अधिक सहायता की? तो उसमें आप देखो 20% दिया हुआ है, तो 300 का 20% निकाल देंगे, यानी 300 गुणा 20/100, तो वो कितना आ जाएगा? 60। यानी कि 60 अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने 1.5 घंटे से अधिक सहायता की। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम। चलिए प्रश्नावली 8.1 देखते हैं। तो प्रश्न 1 देखिए बच्चों, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ये तो बहुत ही आसान है। इसके उत्तर में आप लिखेंगे साइकिल तथा स्कूटर की गति का अनुपात बराबर 15 किलोमीटर अनुपात 30 किलोमीटर। ठीक है, 15 और 30 दे रखा है, यानी 15/30। इसको काट देंगे 15 के पहाड़े से, 1/2, यानी 1:2। दूसरा है 5 मीटर तथा 10 किलोमीटर। तो इसमें दोनों अलग अलग है, मीटर और किलोमीटर। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर होते हैं। तो आप दोनों साइड मीटर कर दो, छोटा वाला जो होता है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम। तो 5 मीटर बराबर 10 किलो, आप लिखोगे 5 मीटर अनुपात 10 किलोमीटर, तो आप लिख दोगे 5 मीटर अनुपात 10,000 मीटर, दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर दोगे। इसको 5 के पहाड़े से काट दोगे तो ये आ जाएगा 1:2000। तीसरा देखते हैं 50 पैसे तथा 5 रुपए का अनुपात। अब आपको पता है भी 1 पैसे में है, 1 रुपए में है। आपको पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो आप लिखोगे 50 पैसे अनुपात 5 रुपए। तो 50 पैसे अनुपात 5 रुपए का क्या मतलब है? 500 रुपए, तो 500 पैसे। तो यानी इसका उत्तर आ जाएगा 50 से काट देंगे तो 1:10।
दूसरे प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित अनुपातों का प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है। प्रतिशत में मैंने आपको बताया है 3, आप इसको लिखेंगे 3:4 है तो 3/4 गुणा 100 75%। 2:3 यानी 2/3 गुणा 100 तो यह आ जाएगा 66 2/3%। इस तरीके से करोगे इसे। अगला देखिए प्रश्न, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी जो हैं वो गणित में अच्छे हैं, कितने अच्छे नहीं हैं? तो आप इसका प्रतिशत निकालेंगे पहले, यानी 100 माइनस 72% लिखेंगे कैसे? 25 विद्यार्थियों में से 72% जो हैं वो गणित में अच्छे हैं, इसलिए 100 माइनस 72% अर्थात 25 विद्यार्थियों में से जो 28% विद्यार्थी हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो यानी 25 का 28% निकाल देंगे। 25 गुणा 28/100 यानी कि 7 विद्यार्थी अच्छे नहीं है। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में से जीत हासिल की, उनकी जीत का प्रतिशत 40 था। तो आप लिखेंगे माना कुल मैच उन्होंने x खेले। तो प्रश्न में लिखा है कुल मैचों का 40% बराबर 10, यानी 40/100 गुणा x बराबर 10 आपको दे रखा है। तो x बराबर 100/40 गुणा 10 यानी कि 25। आपको इसमें बस इतना सा ध्यान रखना है बच्चों कि अगर आपको कुल मैच टोटल पूछा गया है, कुल निकालने के लिए पूछा गया है, तो आप उल्टा करेंगे, आप 100/40 करेंगे जैसे इसमें किया। और ऊपर जो प्रश्न 3 में अगर आपको सिर्फ ये पूछा है कितने अच्छे नहीं हैं, तो आपको जो प्रतिशत दिया है उसी से आप, जैसे उसमें आपने 28/100 करा था। यही समझने वाली बात है कि आपको जैसे 100 जो है वो नीचे लिखना है या ऊपर लिखना है। अगर आपको कुल निकालना है तो आपको 100 ऊपर लिखना है। 5वां देखिए प्रश्न, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो माना शुरू में कुल राशि x रुपए थी, खर्च किया x का 75%, तो खर्च के बाद राशि कितनी बची? 100 माइनस 75%, तो अर्थात x का 75%। इसमें भी आपको कुल पूछा गया है, ठीक है, उसके पास शुरू में कितने रुपए थे ये पूछा गया है, तो इसमें भी 100 ऊपर आएगा। x का 25% बराबर 600 रुपए, इसलिए 25/100 गुणा x बराबर 600। तो x क्या हो जाएगा? 600 गुणा 100/25, वो क्या आ जाएगा? 2400 रुपए। तो यानी चमेली के पास शुरू में 2400 रुपए थे। प्रश्न 6 देखिए बच्चों, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% जो है फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे, आपको प्रश्न में दिया है जो व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं 60%, जो व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं 30%, ठीक है। तो जो व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं कैसे निकालेंगे? माना कि 100 बच्चे हैं, 100% होते हैं ना, प्रतिशत में कितने होते हैं? 100। तो आप लिखेंगे जो अन्य खेल पसंद करते हैं बराबर 100 माइनस 60 माइनस 30, तो यह आ जाएगा 10%। यानी व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? 50 लाख। तो आप लिखेंगे 50 लाख। आपको हर पसंद करने वालों की संख्या बतानी है, तो आप लिखेंगे इसलिए क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या 60/100 गुणा 50 लाख, यानी कि 30 लाख रुपए आ जाएगा। फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या 30/100, 30% निकालना है, गुणा 50 लाख 15 लाख रुपए, और अन्य खेल पसंद करने वालों का क्या है? 10%, यानी 10/100 गुणा 50 लाख, जो कि आ जाएगा 5 लाख रुपए। ठीक है, आपको समझ में आया अच्छे से बच्चों? प्रश्नावली 8.1 इसको अच्छे से आप लिख कर करेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8.2 वृद्धि प्रतिशत अथवा ह्रास प्रतिशत ज्ञात करना। हमें अपने दैनिक जीवन में प्रायः निम्नलिखित प्रकार की सूचनाएं मिलती रहती हैं। अंकित मूल्य पर 25% की कमी, पेट्रोल के मूल्य में 10% वृद्धि। अब हम कुछ ऐसे उदाहरणों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि प्रतिशत और ह्रास प्रतिशत क्या होता है बच्चों? सपोज करो कि जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे आपने कोई चीज खरीदी, तो उस चीज पे आपको कोई भी चीज, उस चीज पे अगर अगले साल उसका प्राइस बढ़ जाता है, उसकी जो क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य उसका बढ़ गया अगले साल, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस बढ़ जाना, वृद्धि प्रतिशत। या आपने कोई चीज खरीदी है तो अगले साल वो चीज आपके पास ही पड़ी है, चाहे आपने एक कार खरीदी, आपने वो कार अभी
5 लाख की खरीदी, लेकिन अगर आप चाहो कि आज से 4 साल बाद आप उस कार को किसी को बेचना चाहते हो तो वो 5 लाख की तो नहीं बिकेगी। ये उसकी कार की कीमत में ये ह्रास प्रतिशत आ जाएगा। वो 5 लाख की जो कार है वो आपको 2 लाख या 2.5 लाख में या 1 लाख में भी देनी पड़ सकती है अगर आपको बेचनी है, अगर आपको पैसों की जरूरत है। तो ये होता है वृद्धि प्रतिशत और ह्रास प्रतिशत। चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पिछले वर्ष एक स्कूटर का मूल्य 34,000 रुपए था। इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। स्कूटर का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अनीता ने कहा कि वह पहले मूल्य में वृद्धि ज्ञात करेगी, जो कि 34,000 का 20% है, और तब स्कूटर का नया मूल्य ज्ञात करेगी। तो 34,000 का 20% क्या होगा? 20/100 गुणा 34,000 यानी 6,800। ठीक है। और नया मूल्य क्या आएगा? पुराना मूल्य में हम वृद्धि को जमा कर देंगे। पुराना मूल्य जमा वृद्धि यानी 34,000 जमा 6,800 यानी 40,800। ये कैसे किया बच्चों? 34,000 का 20% का क्या मतलब है? का मतलब होता है गुणा, और प्रतिशत का मतलब जब भी प्रतिशत का निशान जब भी हम हटाते हैं तो उससे जो है 100 से वो भाग हो जाता है। ठीक है। तो 0 से 0 काट दिया हमने, और 340 को 20 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया 6,800। इस तरीके से हमारा उत्तर आया 40,800। ठीक है। अनीता ने इस तरीके से किया। देखिए अब सुनीता ने किस तरीके से किया। सुनीता ने एक विधि का प्रयोग किया कि 20% वृद्धि का अर्थ है 100 रुपए वृद्धि के पश्चात 120 रुपए हो जाते हैं। तो उसने उल्टा किया, उसने 120/100 करके निकाला टोटल। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हमें सिर्फ 20/100 करके निकालेंगे, बाद में उसमें ऐड कर देंगे तो वो 40,800। लेकिन अगर हमें कुल निकालना है तो हम 120/100 करके हम कुल भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये एक विधि होती है और ये दूसरी वाली विधि होती है। आप जिस तरीके से भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। पहले वाला जो तरीका है वो ज्यादा आसान है। अगले पृष्ठ पे आते हैं हम। इसी प्रकार मूल्य में ह्रास प्रतिशत से यथार्थ ह्रास ज्ञात कर और उसे वास्तविक मूल्य में से घटाने पर नया मूल्य प्राप्त होगा। माना बिक्री में वृद्धि करने के लिए स्कूटर का मूल्य 5% घटा दिया गया, तब हम स्कूटर का मूल्य ज्ञात करते हैं। मतलब जैसे कोई कंपनी है वो स्कूटर बेचती है और वो चाहती है कि उसके स्कूटर बहुत सारे बन गए हैं लेकिन कोई भी स्कूटर नहीं खरीद रहा, तो उसने अपने जितने भी स्कूटर का जो विक्रय मूल्य है जिसपे वो उसको बेचता है स्कूटरों को, तो वो चाहता था कि ज्यादा के ज्यादा स्कूटर बिकें। तो उसने अपने स्कूटर के प्राइस के ऊपर जो उसका प्राइस था, क्रय मूल्य था, उस पे उसने 5% की ऑफ कर दिया कि 5% कम में बेच देता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदने आए। तो ह्रास प्रतिशत हो गया। तो हम क्या करेंगे? स्कूटर का मूल्य है 34,000 रुपए, मूल्य में कमी कितनी हो गई? 34,000 का 5%। का मतलब गुणा करेंगे, 5% का मतलब 5/100 यानी 5/100 गुणा 34,000 जो कि आ गया 1,700 रुपए। यानी नया मूल्य क्या हो गया? पुराने मूल्य में से 1,700 रुपए को माइनस कर देंगे। पुराना मूल्य माइनस मूल्य में कमी, 34,000 रुपए माइनस 17,000 रुपए यानी कि 32,300 रुपए। अब हमें इस अध्याय के अगले अनुभाग में भी उपयोग करेंगे। ठीक है। इस अध्याय में हम आगे भी पढ़ेंगे कि ह्रास प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत के बारे में। बट्टा ज्ञात करना। बट्टा क्या होता है बच्चों? बट्टा मीन्स डिस्काउंट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। जैसे आपने पढ़ा होगा, आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं तो वहां पे बाहर टैग लगा रखा होता है डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, वो उसको हम बोलते हैं बट्टा। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहा जाता है। यह सामान्यतः ग्राहकों को खरीदारी के लिए आकर्षित करने के लिए अथवा सामान की बिक्री में वृद्धि करने के लिए दिया जाता है। आप अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाकर बट्टा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप किसी दुकान पे गए, वहां पे उन्होंने लगा रखा है इस पे 20% डिस्काउंट है, इस पे 5। जैसे जब सर्दियां जाने वाली होती हैं तो वो स्वेटर्स, जैकेट्स वगैरह पे वो डिस्काउंट लगा देते हैं कि अब ये जैसे 2,000 की जैकेट है तो ये आपको इस पे 5% ऑफ है, या ये आपको 1,500 की मिलेगी, 1,000 रुपए की मिलेगी, इस टाइप से उसको हम बट्टा बोलते हैं। तो उसकी प्राइस कैसे निकालते हैं, बट्टा कैसे निकालते हैं हम? कि अंकित मूल्य, जितना उसमें अंकित मूल्य था माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। अंकित मूल्य जितना उसकी प्राइस थी उसमें से जिस प्राइस पे हम वो उसको दे रहा है, सेल प्राइस, मतलब 2,000 माइनस, जैसे पहले वो 2,000 की थी जैकेट, अब वो आपको 1,500 में मिल रही है, तो बट्टा कितना हो गया? 500 रुपए। इस तरीके से यानी बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं इसे। उदाहरण 3, 800 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपए में बेची जा रही है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
ठीक है, तो बट्टा कैसे निकालते हैं? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होता है? जिसमें वो बेची जा रही है। बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 840 रुपए माइनस 714 रुपए बराबर 126 रुपए, यानी 126 रुपए की बचत हो गई आप लोगों को। ये है बट्टा। क्योंकि बट्टा अंकित मूल्य पर है, इसलिए हमें अंकित मूल्य को ही आधार मानना पड़ेगा। ठीक है, अंकित बट्टा किस पर लगा हुआ है? 840 रुपए पे लगा है बट्टा। तो 840 अंकित मूल्य पर 126 रुपए बट्टा है, हमें प्रतिशत निकालना है ना। तो 100 रुपए पे कितना होगा? 126 बटा 840 गुणा 100, यानी कि 15% बट्टा है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको आते हैं पेपर्स में, जिसमें पूछा जाता है इसका बट्टा और बट्टा प्रतिशत निकालो। चलिए उदाहरण 4 करते हैं। एक फ्रॉक का सूची मूल्य 220 रुपए है। सेल में 20% बट्टे की घोषणा की गई है। इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या होगी और उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य और सूची मूल्य एक ही बात है। चाहे प्रश्न में आपको अंकित मूल्य लिखा हो या सूची मूल्य लिखा हो, उसका मतलब वही एक सेम चीज है। अंकित मूल्य और सूची मूल्य दोनों समान होते हैं। 20% बट्टे का अर्थ है 100 रुपए अंकित मूल्य पर 20 रुपए बट्टा है। तो एक पे कितना होगा? 20 बटा 100 का बट्टा मिलेगा, यानी 220 का 20 बटा 100 निकालोगे। 220 का 20% निकालना है ना आपको, यानी 44 रुपए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे? 220 उसका अंकित मूल्य है, 220 में से बट्टा माइनस कर दोगे तो 176 रुपए आ जाएगा। इस तरीके से करोगे। रेहाना ने इस प्रश्न को इस प्रकार हल किया। 20% बट्टे का अर्थ है 100 रुपए मूल्य पर 20 रुपए का बट्टा है, अतः 80 रुपए। उसने इस तरीके से किया। विक्रय मूल्य 80 रुपए होगा। ऐकिक विधि के प्रयोग से यदि अंकित मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 80 रुपए, यदि 1 है तो 80 बटा 100, तो अंकित मूल्य 220 रुपए है तो विक्रय मूल्य 80 बटा 100 गुणा यानी 176 रुपए। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऊपर वाले तरीके से भी कर सकते हैं। यद्यपि बिना बट्टा ज्ञात किए भी मैं सीधे विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकती हूँ। ठीक है, ये उस रेहाना बना रखी है। वो कह रही कि बिना, मुझे जरूरी नहीं है कि मैं पहले बट्टा निकालूं और फिर मैं विक्रय मूल्य निकालूं, मैं बिना बट्टा निकाले भी विक्रय मूल्य निकाल सकती हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से करना है। पहले आप 220 का 20% निकाल दें, ठीक है, जो कि आया 44 रुपए, और तो 220 में से 44 माइनस कर दें तो 176 रुपए उसका विक्रय मूल्य आ गया। या आप नीचे वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा तरीका ज्यादा आसान लगता है। प्रयास कीजिए। एक दुकान 20% बट्टा देती है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी तीनों के तीनों प्रश्न इसी तरीके से किए जाएंगे जैसे ये वाला उदाहरण 4 किया गया है, वैसे ही करोगे आप। 120 रुपए का 20% निकालोगे, जो कि आया 24 रुपए, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे? अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ठीक है, तो यानी 120 माइनस 24 96 रुपए। इसी तरीके से आप इसका दूसरा और तीसरा पार्ट करोगे। 15,000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक मेज 14,400 रुपए में उपलब्ध है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत, ये उदाहरण 3 के जैसे है। अंकित मूल्य आपको दे रखा है 15,000, बट्टा मूल्य दे रखा है 14,400। तो बट्टा कैसे निकालोगे? 15,000 माइनस 14,400 यानी 600 रुपए। और बट्टा प्रतिशत कैसे निकालोगे? अंकित मूल्य क्या दे रखा है? 15,000 यानी 600 बटा 15,000 गुणा 100, तो आ गया 4%। ठीक है, इसी तरीके से इसमें आपको अंकित मूल्य पूछा गया है। एक अलमारी 5% बट्टे पर इतने में बेची गई। इसमें आपको विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है और 5% भी दे रखा है, बट्टा भी दे रखा है, और ये पूछा है कि अंकित मूल्य निकालने को पूछा है। ठीक है, तो ये कैसे करोगे आप? माना कि अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो बट्टा अंकित मूल्य का 5% दे रखा है, यानी 100 का 5% कितना हुआ? 5 रुपए। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? अंकित मूल्य माइनस बट्टा, यानी 100 माइनस 5 95 रुपए आ गया। तो जब विक्रय मूल्य 95 है तो अंकित मूल्य 100 है, यानी 100 बटा 95। तो आप करोगे 100 बटा 95 गुणा 5225, जो कि आ जाएगा 5,500 रुपए, यानी उसका जो अंकित मूल्य था वो 5,500 रुपए था। प्रतिशत में आकलन। एक दुकान पर आपका बिल 570 रुपए 80 पैसे है और दुकानदार 15% बट्टा भी प्रदान करता है। आप भुगतान की जाने वाली राशि का आकलन किस प्रकार करोगे? तो बिल को 577 रुपए 80 पैसे की निकटतम दहाई में पूर्णांकित कीजिए। मतलब 570 रुपए 80 पैसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको कैलकुलेट करना, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि इसको 580 रुपए कर दीजिए। तो 10% आपको ज्ञात करना है, 10% बट्टा ज्ञात करना है, तो यानी 10 बटा 100 580, यानी कि 10 बटा 100 गुणा 580
₹58, इसका आधा क्या हो जाएगा, अर्थात 1/2 गुणा ये 58 यानी कि ₹29। तो 2 और 3 की राशियों को जोड़िए, जोड़ने पर क्या आएगा, ₹87। इसलिए आप अपने बिल की राशि को ₹57 और ₹85 कम कर सकते हैं। इस प्रकार बिल की राशि का सन्निकट मान ₹495 हो जाएगा। इसी बिल राशि का 20% बट्टे से आकलन करने का प्रयत्न कीजिए। इसी बिल राशि का 20% बट्टे से आकलन करने का प्रयत्न कीजिए। तो क्या करेंगे आप, 20% मतलब 20/100 गुणा 580, जो कि आ जाएगा ₹116। तो 580 में से आप 116 माइनस कर देंगे तो प्राप्त राशि होगी ₹464। दूसरा है ₹375 का 15% ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। जब भी आपको प्रतिशत ज्ञात करना है तो आप उसका मतलब है कि 15/100 करोगे आप, ठीक है, यानी 375 गुणा 15/100, तो वो आ जाएगा ₹56.50। उसको आप 580 में से माइनस कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीद और बिक्री से संबंधित मूल्य, लाभ एवं हानि। विद्यालय मेले के लिए मैं एक लकी कूपन का स्टॉल लगाने जा रही हूँ। एक लकी कूपन के लिए मैं ₹10 वसूलूंगी, लेकिन मैं देने के लिए ऐसी वस्तुएं रखूंगी जिनकी कीमत केवल ₹5 है। इस प्रकार आप 100% लाभ कमा सकती हैं। मैं उस उपहार को लपेटने के लिए ₹3 का कागज और टेप भी खर्च करूंगी। इस प्रकार मेरा खर्च ₹8 हो जाएगा, जिस प्रकार मुझे ₹2 का लाभ होगा मिलता है, जो कि 2/8 गुणा 100 यानी कि 100 से गुणा कर देते हैं हम, कितना हो जाएगा, 25%। कभी कभी जब एक वस्तु खरीदी जाती है तो खरीदते समय अथवा बेचने से पहले कुछ अतिरिक्त धन भी खर्च किया जा सकता है। यह खर्च क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। ये खर्चे कभी कभी ऊपरी खर्चे भी कहलाते हैं। इनमें ऐसे खर्च शामिल हो सकते हैं जैसे कि मरम्मत पर, श्रमिकों पर, परिवहन पर खर्च की गई राशि इत्यादि। तो ये आपको बेसिकली उन्होंने ये समझाया है कि लाभ और हानि क्या होती है। जैसे वो लड़की बोल रही है कि मैं एक लकी कूपन का स्टॉल लगाती हूँ, तो जिसका लकी कूपन के लिए मैं ₹10 लूंगी, और अगर उनका निकल जाता है तो मैं उनको ₹5 का गिफ्ट दूंगी, ₹5 के ऊपर मैं। तो मतलब इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। तो उसको ₹3 का लाभ हो रहा है, ठीक है, हानि नहीं हो रही है। इस तरीके से जैसे कि एक दुकानदार है, अगर वो कुछ किताबें खरीद कर लेके आया, सपोज करो कि वो एक किताब की कीमत अगर ₹20 है, तो आप किसी भी दुकान पे किताब खरीदने जाते हो तो जितने का सामान दुकानदार खरीद के लाता है उतने में तो नहीं बेचता। हो सकता है वो एक किताब जो है वो ₹20 की खरीद के लाता है पर आपको 25 की बेचता है, तो उसमें वो ₹5 का प्रॉफिट रखता है, अपना लाभ रखता है ₹5 का, ठीक है। आपने 10 किताबें खरीदी तो वो आपसे ₹20 के हिसाब से पैसे नहीं लेगा, ₹25 के हिसाब से पैसे लेगा, 10 किताबों के ₹250 लेगा, तो यानी कि उसको ₹50 का लाभ हुआ, इस तरीके से। लेकिन अगर उसको कुछ तकलीफ हो गई है या उसकी किताबें कहीं से फट गई हैं या कुछ उसको जल्दी से अपनी सेल खत्म करनी है, या वो चाहता है जल्दी से मेरी किताबें बिक जाएं, और उसने अपनी उन्हीं किताबों को सोचा चल ₹5 कम में बेच देता हूँ, जल्दी जल्दी मेरी किताबें जो है वो बिक जाएंगी, तो उसने जो ₹25 की किताब है, जो ₹20 की किताब है, वो उसने ₹15 में बेच दी। तो ऐसे उसको ₹50 का नुकसान हुआ। मतलब एक किताब पे 5 का, तो 10 किताबों पे ₹50 का नुकसान हुआ उसका। ये होता है हानि होना। ये मैंने छोटा सा आपको ब्रीफ में समझाया। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करना। अब हम ये समझते हैं कि ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी। विक्रय मूल्य हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। लाभ यानी कि पी, और हानि यानी कि एल, ठीक है। इस तरीके से सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर ₹2500 में खरीदा। उसने ₹500 इसकी मरम्मत पर खर्च किया और ₹3300 में बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए अगले पेज पे आते हैं। तो देखिए हल में क्या लिखा है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस हम बोलते हैं क्रय मूल्य को। उसने 2500 में खरीदा और ₹500 मरम्मत, तो टोटल उसका क्रय मूल्य कुल कितना हो गया, 2500 प्लस ₹500 यानी ₹3000, ठीक है। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए ऊपरी खर्चे जोड़े जाते हैं, जो भी हमने उसके ऊपर खर्च किया वो भी हम उसमें जोड़ेंगे। और विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, एसपी, वो कितना है, ₹3300। जैसा कि विक्रय मूल्य जो है वो बड़ा है क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य ज्यादा है ना 3300, और क्रय मूल्य है 3000, तो क्रय मूल्य, तो लाभ कितना आ जाएगा, 3300 माइनस 3000,
ठीक है। सेलिंग मतलब आपने कोई चीज आपके पास 3000 की थी और आपने उसको 3300 में बेच दिया। कॉस्ट प्राइस होता है, उसका क्रय मूल्य जो था वो 3000 था, आपने उसको 3300 में बेचा, उसको सेलिंग प्राइस था उसका 3300, यानी कि 300 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। तो इस प्रकार 3000 पर उसे 300 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है। और उसका प्रतिशत भी पूछा है, तो यानी 100 रुपए पर कितना हुआ, तो 100% उसका निकालोगे, यानी 100 बटा 300, 3000 पर 300 यानी 300 बटा 3000 गुणा 100। ठीक है, इस तरीके से निकालोगे, यानी 30 बटा 3 यानी कि 10% का लाभ हुआ। ठीक है। तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है, देखो ये डब्बे में बनाकर दिया है। पी प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। P प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो जब भी आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने को बोला है तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। हानि प्रतिशत में आप इसकी जगह हानि लिख दोगे, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो देखिए, प्रयास कीजिए, यदि लाभ की दर 5% है तो निम्नलिखित का विक्रय मूल्य क्या होगा। इनको भी आप वैसे ही करोगे जैसे ये ऊपर वाला करा है हमने। चलिए मैं आपको इसका एक पार्ट समझा देती हूँ। 700 रुपए की एक साइकिल जिसकी मरम्मत पर खर्च 50 रुपए है। ठीक है, तो साइकिल का क्रय मूल्य है 700 और ऊपरी खर्च है 50, तो कुल क्रय मूल्य कितने आ गया, 700 प्लस 50 यानी कि 750। लाभ उन्होंने बताया है 5%, तो 750 का 5% कैसे निकालोगे, 750 गुणा 5/100 जो कि आ गया 37 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 750 रुपए प्लस 37 रुपए 50 पैसे, यानी 787 रुपए 50 पैसे। इस तरीके से करोगे इसको आप। ठीक है, अब इसके सी बी और सी पार्ट आप अपने आप करेंगे। उदाहरण 6, एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से खरीदे। उनमें 5 बल्ब खराब थे और उन्हें फेंकना पड़ा। शेष बल्बों को 12 रुपए प्रति बल्ब की दर से बेचा गया। उसको लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगी। तो पहले प्रश्न को समझिए, उसने कितने बल्ब खरीदे, 200, 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से, जिसमें से 5 खराब हो गए, उसने फेंक दिए, नुकसान हो गया उसको। शेष जो बल्ब थे वो 12 रुपए प्रति बल्ब की दर से 10 के खरीदे थे, 12 में बेच दिए, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसको लाभ और हानि प्रतिशत अब बताओ उसको। ये देखो, ये बल्ब इन्होंने यहाँ पर बना रखा है, ऊपर लिखा है क्रय मूल्य था 10 रुपए और नीचे लिखा है विक्रय मूल्य था 12 रुपए। ठीक है, तो 200 बल्बों का क्रय मूल्य कितना हुआ, 200 गुणा 10, क्योंकि एक बल्ब 10 रुपए का था, 2000 रुपए। 5 बल्ब खराब थे, तो बचे हुए बल्ब कितने हो गए, यानी 200 में से 5 माइनस कर दो, 195। ठीक है, और आपने जो बल्ब 200 में से 5 खराब हो गए तो 195 बचे। 195 को आपने 12 रुपए प्रति बल्ब के हिसाब से बेचा, यानी इनको 12 रुपए प्रति बल्ब की दर से बेचा गया। तो 195 बल्बों का विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस 195 गुणा 12 यानी 2340। तो 2340 जो है वो 2000 से बड़ा है, सीपी जो है वो छोटा है सेलिंग प्राइस से। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस बड़ा है तो विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, यानी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, यानी सेलिंग प्राइस बड़ा है सीपी से। इससे स्पष्टता कि उसे लाभ हुआ है। तो लाभ कितना हुआ है, 2340 रुपए माइनस 2000, 340 रुपए। ये बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। तो 2000 रुपए पर 340 का लाभ हुआ है, तो 100 रुपए पे कितना होगा, इसका फॉर्मूला, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला वो देखिए ऊपर लिखा है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है 340, क्रय मूल्य कितना था 2000 रुपए, आपने सबसे पहले निकाला था ना, 200 गुणा 10, 2000 रुपए गुणा 100, यानी कि 70% का उसको लाभ हुआ है। चलिए अगला उदाहरण समझते हैं। मीनू ने 2 पंखे 1200 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदे। देखिए यहाँ पंखा भी बनाकर दिया गया है। उसने एक पंखे को 5% हानि से और दूसरे पंखे को 10% लाभ से बेच दिया। प्रत्येक पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कुल लाभ अथवा हानि भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसने 2 पंखे खरीदे, 1200 रुपए प्रति पंखा, प्रति मतलब एक, यानी एक पंखे की जो उसने खरीदे थे, एक पंखे की थी 1200 रुपए। तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस थी 1200 रुपए, प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य 1200 रुपए था।
और एक पंखा उसमें से 5% हानि पर बेच दिया गया। ठीक है, यदि इसका अर्थ है कि यदि क्रय मूल्य 100 था तो विक्रय 95, तो उसका हम मूल्य कैसे निकालेंगे, यानी 95/100 गुणा 1200, यानी 1140 रुपए में बेचा। दूसरा पंखा 10% लाभ से बेचा, यानी अगर 100 था तो हमने 110 में बेचा, यानी 110/100 1200 का, तो वो आ गया 3200 रुपए में बेचा। तो कुल मिलाकर लाभ हुआ या हानि, ये लड़की बनी हुई है, ये पूछ रही है। ये जानने के लिए कुल मिलाकर लाभ हुआ अथवा हानि, हमें दोनों क्रय मूल्य एवं दोनों विक्रय मूल्य ज्ञात करने की। अब हमें क्या पता, एक उसने हानि में, एक को 5% हानि में बेचा, एक को 10% लाभ में बेचा, तो हमें क्या पता चल रहा है, इसे तो हमें पता नहीं चल रहा। तो दोनों के क्रय मूल्य को जोड़ो और दोनों के विक्रय मूल्य को जोड़ो, तब हमें पता चलेगा। तो क्रय मूल्य दोनों के कितने हैं, 1200, 1200 प्लस 1200। देखो दोनों का कुल क्रय मूल्य 1200 रुपए जमा 1200 रुपए, यानी कि 2400 रुपए। ठीक है, और दोनों का कुल विक्रय मूल्य, ये जो आपने निकाला है, 1140 रुपए प्लस 1320 रुपए, यानी कि 2460 रुपए। तो इसमें भी क्योंकि कुल विक्रय मूल्य बड़ा है कुल क्रय मूल्य से, तो 2460 माइनस 2400, यानी कि 60 रुपए का उसको लाभ हुआ है। ठीक है, इस तरीके से करते हैं हम इन प्रश्नों को। इसमें से आपको प्रश्नावली में भी इस तरीके के प्रश्न आएंगे, तो आपको इस तरीके से लिखना है जैसे प्रश्न में लिखा हुआ है, उत्तर में जिस तरीके से हल में लिख के दिया है। प्रयास कीजिए। एक दुकानदार ने 2 टेलीविजन सेट 10,000 रुपए प्रति सेट की दर से खरीदे, यानी 10,000 रुपए का उसने एक टेलीविजन खरीदा, उसकी क्रय मूल्य था 10,000 रुपए। उसने एक को 10% लाभ से और दूसरे को 10% हानि से बेच दिया। ज्ञात कीजिए कुल मिलाकर उसे इस सौदे से लाभ हुआ अथवा हानि हुई। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से ही करना है जैसे ये ऊपर वाला किया गया है। बिक्री कर, वैल्यू एडेड टैक्स या वैट। अध्यापक ने कक्षा में एक बिल दिखाया। देखिए, जब आप बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो आपको इस तरीके का एक बिल दिया जाता है, ठीक है, जिसमें निम्नलिखित शीर्षक लिखे हुए थे। बिल संख्या, दिनांक, मतलब किस दिन का है, बिल की संख्या क्या है, मेनू, आपने क्या क्या खरीदा है, क्रय, कितनी चीजें खरीदी हैं, वस्तुएं, कुल योग, मात्रा, बिल राशि प्लस बिक्री कर। ठीक है, दर और राशि। तो एसटी का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु की बिक्री पर बिक्री कर या एसटी सरकार द्वारा दिया जाता है। एसटी का क्या मतलब होता है बच्चों, एसटी का अर्थ है सेल्स टैक्स अर्थात बिक्री कर। जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, यह दुकानदार द्वारा ग्राहक से लिया जाता है और सरकार को दिया जाता है, इसलिए वह हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है और बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है। आजकल वस्तु के मूल्य में यह कर वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जुड़ता है। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से भारत सरकार ने जीएसटी लागू किया है, जो माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या दोनों पर लगाया जाता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि इसमें जैसे कि आपने कोई चीज खरीदी तो सरकार उस पे उसका जो भी सेल प्राइस होती है उसके ऊपर सरकार एक टैक्स लगाती है, जिसको वो सेल्स टैक्स बोलते हैं। बिक्री कर लगाया जाता है, हर चीज के ऊपर वो चीज टैक्स लगाया जाता है, जिसको हम सेल्स टैक्स बोलते हैं। वो जो टैक्स है वो वैट के रूप में, उसको हम वैट बोलते हैं, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। आपने कुछ भी चीज बाजार से खरीदी, चाहे वो चीज 200 रुपए की है, 1000 रुपए की है, तो 1000 रुपए की चीज के ऊपर जो जैसे उस क्योंकि दुकानदार जो है 1000 रुपए की चीज अपनी दुकान से बेच रहा है, तो उसको बेचने का उसको सरकार को एक टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, और इसी तरीके से एक टैक्स होता है जीएसटी, जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, ये कब लगता है, जो कि यह कर माल की आपूर्ति या सेवा दोनों पर लगाया जाता है। ठीक है, इस बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे। उदाहरण 8, बिक्री कर ज्ञात करना। अब हम बिक्री कर ज्ञात करना सीखते हैं। किसी दुकान पर एक जोड़ी रोलर स्केट्स, पहियों पर घूमने वाला जूता का मूल्य 450 रुपए था। वसूले गए बिक्री कर की दर 5% थी। बिल की कुल देय राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल देखते हैं। 100 रुपए पर भुगतान किया गया 5 रुपए था। किया गया कर, देखो उन्होंने बोला है कि वसूले गए बिक्री कर की दर 5% थी। यानी 100 रुपए पर भुगतान किया गया जो कर है वो 5 रुपए था, तो 450 पर कितना हो गया, 5%
आपको 450 का 5% निकालना है, यानी कि 22.50 रुपए। मतलब आपको जितना भी आपको क्रय मूल्य है, जो भी आपका विक्रय मूल्य है, उसमें आप जो आपका टैक्स है उसको जोड़ दोगे तो उसका आपको टोटल प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, कितना आपको देना है, यही मैंने आपको बताया ना अभी। जैसे अगर आपने 1,000 रुपए है तो 1,000 रुपए पे अगर वो 5% टैक्स लगा रहा है तो वो आपको टोटल कितना देना पड़ेगा, 1,000 रुपए प्लस 5% उसमें ऐड कर दोगे आप जोड़कर। तो वही इन्होंने किया है, पहले इन्होंने 450 का 5% निकाला, वो आया 22.50 रुपए। तो बिल की कुल देय राशि कितनी हो गई, क्रय मूल्य यानी कि 450 रुपए प्लस बिक्री कर यानी 22.50 रुपए, तो यानी 472.50 रुपए। ठीक है, सेल्स टैक्स जो है वो हम क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं। यानी बिल की कुल देय राशि कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य जमा बिक्री कर। ठीक है, याद रखना है आपको। ये हमने बिक्री कर याद करना सीखा। अब हम सीखते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वहीदा ने एक कूलर 10% कर सहित 3300 रुपए में खरीदा। वैट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य क्या था। अब उसने वैट दे कर, मतलब वैट उसने दे दिया तब वो 3300 रुपए में मिला। अगर वैट उस पर नहीं लगा होता तो उसका मूल्य कितना होता, ये पूछा गया है। ठीक है, 10% वैट का अर्थ है कि यदि वैट रहित मूल्य 100 रुपए था तो वैट सहित 110 रुपए। तो यदि वैट सहित 110 रुपए है तो वास्तविक 100 रुपए हुआ। यानी जब कर सहित मूल्य 3300 रुपए है तो वास्तविक मूल्य कितना होगा, 100/110। इसमें उल्टा करेंगे हम, 100/110। क्यों, क्योंकि हमें वो निकालना है जिसमें कर नहीं लगा हुआ। अगर हमें दिया गया होता कि 3,000 रुपए है और ये बताओ कि कर लगने के बाद कितना होगा, तो कर लगने के बाद 110 होता, तो आप 110/100 करते। लेकिन आपको पहले का पूछा गया है, तो आप इसमें ये चीजें बहुत ध्यान रखने की चीजें हैं कि आपको कौन सा प्रतिशत पूछा गया है। तो इसमें 100/110 करेंगे, यानी कि 3,000 रुपए। यानी 3,000 रुपए का था और उसमें 300 रुपए का वैट लगा है, तब वो 3,300 रुपए में मिला है उसको। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने हमें कराया है। चलिए अब अगला उदाहरण करते हैं हम, उदाहरण 10। सलीम ने एक वस्तु 784 रुपए में खरीदी जिसमें 12% जीएसटी सम्मिलित था। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था। तो देखिए, इसमें आपको बता रखा है कि जीएसटी जो है वो जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था। ठीक है, तो मान लीजिए वस्तु का प्रारंभिक मूल्य अगर 100 है, जीएसटी 12% है, तो जीएसटी सम्मिलित करने पर मूल्य कितना होगा, 100 जमा 12 रुपए, यानी 112। मतलब 100 और जीएसटी 12% उसमें जोड़ दिया हमने, यानी 100 प्लस 12, 112 रुपए। तो जब बिक्री मूल्य 112 रुपए है तो प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए है। तो जब बिक्री मूल्य 784 रुपए है तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, 100/112। इसमें भी आपको प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है, जो कि पहले वाले उदाहरण में पूछा गया था। तो रुपए 100/112 गुणा 784 काट देंगे, तो ये आ गया नीचे से 112 के पहाड़े से कट गया, 7 ऊपर आ गया, तो ये आ गया 700 रुपए। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। किसी संख्या को दुगना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि हो जाती है। यदि हम उस संख्या को आधा कर दें तो कितना प्रतिशत ह्रास होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, सीधा इसमें मतलब प्रश्न पढ़ते ही इसका उत्तर समझ में आ रहा है, 50%। और वो कैसे आया, सपोज माना कि संख्या x है तो उसका आधा कितना हुआ, x/2। तो कमी आ रही है, यानी कमी बराबर x माइनस x/2, तो वो भी आ गया x/2। तो कमी प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, कमी बटा वास्तविक मूल्य गुणा 100%। ठीक है, तो यानी x/2 बटा x गुणा 100%, तो ये आ जाएगा 50%। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा वाला भी होगा। चलिए प्रश्नावली 8.2 शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसान है बच्चों प्रश्नावली, मैं आपको सारी समझाती हूँ। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि नया वेतन 1,94,000 है तो उसका मूल वेतन क्या था। तो आप वैसे लिखेंगे, माना वृद्धि से पहले वेतन 100 रुपए था, तो अब कितना हो गया, वेतन में वृद्धि हो गई 10%। ठीक है, तो बढ़ा हुआ वेतन कितना हो गया, 100 जमा 10, यानी 110 रुपए। तो कैसे निकालोगे, यानी 100/110 गुणा 1,94,000, तो आ जाएगा 1,40,000। ठीक है, इस तरीके से निकालोगे। रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने, अब देखो कितने ज्यादा, 845 गए थे और अभी कितने कम हो गए सोमवार को, तो कितने प्रतिशत की कमी आई।
तो आप लिखोगे रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्ति 845, सोमवार को चिड़ियाघर गए व्यक्ति 169। आप निकालोगे व्यक्तियों में कमी कितनी, 845 माइनस 169, तो कितना आ गया 676। अब आपको कमी प्रतिशत का फॉर्मूला पता है, सेम वही लगाओगे, व्यक्तियों में कमी बटा वास्तविक व्यक्ति, तो यानी 676 बटा 845 गुणा 100। ठीक है, इस तरीके से कराओगे तो वो आएगा 80%। ठीक है, अगला देखते हैं। एक दुकानदार ने 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है और 16% लाभ पर बेचता है। तो 80 का क्रय मूल्य दे रखा है 2400, लाभ दे रखा है 16%। और आपसे पूछा है विक्रय मूल्य। तो ये तो बहुत ही आसान है, क्रय मूल्य में आप लाभ जो है वो जोड़ दोगे तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। कैसे, लाभ आ गया आपका 2400 का 16% निकालोगे जो कि आएगा 384। 2400 में 384 जोड़ दोगे तो 2784, ये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। और आपसे एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है तो कितनी वस्तुएं हैं उससे उसको भाग कर देंगे, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 2784 बटा 80, तो यानी 34 रुपए 80 पैसे एक वस्तु का मूल्य है। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है कि किस प्रश्न में क्या करना है। बहुत ही आसान है सारे प्रश्न। एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपए था, 450 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए गए। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता तो ये भी बहुत आसान है बच्चों। आप क्रय मूल्य निकालेंगे, पहले मरम्मत को उसमें जोड़कर, फिर आप लाभ निकालेंगे और फिर आप विक्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य प्लस लाभ उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, ये बहुत आसान है। इसी तरीके से प्रश्न 5, 6 इसी तरीके से करेंगे। प्रश्न 7 में ये वो भी वैसे ही है, 5% लाभ 10% हानि। ये सारे प्रश्न इसी तरीके से होंगे बच्चों, ये बहुत ही आसान तरीके के प्रश्न हैं। चलिए मैं आपको 9वां प्रश्न बताती हूँ। अरुण एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य क्या था। तो देखिए ये भी बड़ा आसान है। आपको जो उसने पैसे पे किए हैं वो दिए गए हैं, यानी 1600 रुपए जो आपको दिए गए हैं वो उसने 20% जो है बट्टे के बाद दिए हैं। ठीक है, तो आप मानेंगे कि अगर उसका बट्टा जो टोटल जो अमाउंट था वो मानते हैं कि स्केट्स का अंकित मूल्य अगर 100 रुपए था तो बट्टा क्या होता है अंकित मूल्य का 20%, यानी कि 20 रुपए। तो विक्रय मूल्य क्या होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, यानी 100 माइनस 20 80 रुपए। तो कैसे निकालोगे 100 बटा 80 गुणा 1600, यानी कि 2000 रुपए उसका जो कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य था वो उसका 2000 रुपए था और उसको 1600 रुपए 20% बट्टे के बाद मिला है। ठीक है, तो 2000 रुपए आएगा इसका उत्तर। इसी तरीके से आप सारे प्रश्न करोगे बच्चों। आखिरी प्रश्न भी मैं करा देती हूँ 11वां। कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद रुपए 1239, ठीक है, 1239 में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य। ये उदाहरण 10 की तरह है बिल्कुल। आप कैसे लिखोगे, मान लीजिए कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य है 100 रुपए और जीएसटी है 18%। बिल्कुल ऊपर वाले एग्जाम्पल की जैसे है। तो जीएसटी सम्मिलित होने पर मूल्य क्या हो जाएगा 100 जमा 18 यानी 118। तो जब विक्रय मूल्य 118 रुपए है तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा 100। तो 1 2 3 मतलब 1 2 1239 रुपए गुणा 100 बटा 118। तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1050 रुपए। ठीक है, इस तरीके से करेंगे आप सारे प्रश्न। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने प्रश्नावली 8.2 खत्म की। चक्रवृद्धि ब्याज। शायद आपको इस प्रकार के कथन मिले होंगे। बैंक में एफडी सावधि जमा पर 1 वर्ष का ब्याज 9% वार्षिक की दर से या बचत खाते पर ब्याज का दर 5% वार्षिक। बैंक अथवा डाकघर जैसी संस्थाओं के पास जमा किए गए धन पर इन संस्थाओं द्वारा भुगतान किया गया अतिरिक्त धन को ब्याज कहा जाता है। जब व्यक्ति धन उधार लेते हैं तो उनके द्वारा भी ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। हम साधारण ब्याज का परिकलन करना पहले से ही जानते हैं। आपको पता है बच्चों, जैसे हम बैंक में जब पैसे जमा कराते हैं तो हम जो भी पैसा हमारा जमा होता है, जितना भी वो पैसा है उन पैसों पर हमें हर साल ब्याज मिलता है बैंक की तरफ से, जो हमारी जमा की गई राशि में जुड़ता जाता है। ऐसे ही हम अगर किसी से पैसा उधार लेते हैं, जैसे आपने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए तो वो बोलते हैं 2% ब्याज के ऊपर मैं आपको देता हूं।
ठीक है, ये 2% ब्याज इस तरीके से, जैसे 200 रुपए आप हर महीने देते रहोगे ब्याज और 10,000 आप 1 साल बाद वापस कर दोगे, इस तरीके से कि मैं 2% ब्याज आपको महीने के हिसाब से देता रहूंगा। ठीक है, आपकी राशि उतनी की उतनी रहेगी। तो इस तरीके से ये होता है ब्याज। आपने किसी से धन लिया, उसको आप ब्याज देते हो, या आपने सरकार के पास आपका पैसा जमा है तो सरकार आपको ब्याज देती है। साधारण ब्याज आप पहले भी कर चुके हैं, पिछली क्लासेस में आप समझ चुके हैं। इस क्लास में हम समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक है, उदाहरण 10,000 की राशि 10,000 रुपए की राशि 5% ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 100 रुपए पर 1 वर्ष के लिए देय ब्याज है 15 रुपए, इसलिए 10,000 का 1 वर्ष का ब्याज 15/100 गुणा 10,000 यानी 1500 रुपए। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1500 को 2 से गुणा कर दिया, 3,000 रुपए। ठीक है, 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि यानी मूलधन जमा ब्याज यानी 10,000 प्लस 3,000 13,000 रुपए। ठीक है, ये 15% है। प्रश्न में ये 5% लिखा है, तो ये 15% है। 100 इसीलिए इन्होंने 15% लिखा है, यानी 100 रुपए 1 वर्ष में उसको 15% ब्याज देना है 10,000 पर, तो यानी 15/100 गुणा 10,000। ठीक है, तो यानी 1 साल में वो 1,500 रुपए ब्याज देगा 10,000 पे। तो 2 साल में कितना देगा, 1,500 इस साल का, 1,500 अगले साल का, यानी 3,000 रुपए। तो 2 वर्ष के अंत में कितना देगा, यानी 10,000 जमा 3,000 यानी 13,000 रुपए। ये होता है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि 10,000 पर ही वो ब्याज लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है कि अगर इस साल जो 10,000 के ऊपर 1,500 लगा, अगले साल जो ब्याज लगेगा वो 10,000 में 1,500 जमा हो जाएंगे, 11,500 का 15% निकालेंगे। इस तरीके से करते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज में। चलिए उसको भी समझते हैं। प्रयास कीजिए। मेरे 5% वार्षिक दर से 15,000 का 2 वर्ष के अंत में ब्याज, इसी तरीके से करना है बच्चों, जैसे ये उदाहरण 10 किया गया है, ये आप खुद कर सकते हैं। मेरे पिताजी ने कुछ धन 3 वर्ष के लिए डाकघर में जमा करा रखा है। प्रत्येक वर्ष धन की वृद्धि पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, हर वर्ष आपको ब्याज मिलता है तो धन बढ़ जाता है। हमारे पास बैंक में कुछ धन है, प्रतिवर्ष कुछ ब्याज इस धन में जुड़ जाता है, जिसे पासबुक में दिखाया जाता है। जुड़ने वाला यह ब्याज हर वर्ष एक समान नहीं होता, प्रत्येक वर्ष इसमें वृद्धि होती रहती है। हर साल जो आपको ब्याज मिलता है वो हर साल सेम नहीं होता, क्योंकि हर साल आपका पैसा भी तो बढ़ रहा है, तो उस बढ़े हुए पैसे पर आपको ब्याज मिलता है। ठीक है, सामान्यतः लिया जाने वाला अथवा भुगतान किए जाने वाला ब्याज कभी साधारण नहीं होता। ब्याज का परिकलन पिछले वर्ष की राशि पर किया जाता है। इसे ब्याज का संयोजन अथवा चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को हम इंग्लिश में बोलते हैं CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, और साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आइए अब हम एक उदाहरण पर चर्चा करते हैं और प्रत्येक वर्ष का अलग अलग ब्याज ज्ञात करते हैं। प्रत्येक वर्ष हमारी जमा राशि अथवा मूलधन परिवर्तित होता है, क्योंकि आपने जैसे अपने बैंक में आपके 10,000 जमा है, इस साल 10,000 पे ब्याज मिलेगा, अगले साल आपने 2,000 और जमा करा दिए, या 10,000 पे भी आपको ब्याज मिला, सपोज आपको 200 रुपए ब्याज मिला, आपने 2,000, तो 12 अगले साल जो आपको ब्याज मिलेगा वो 12,200 रुपए पे मिलेगा। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये नहीं कि आपको 10,000 पे ही ब्याज मिलता रहेगा। इसी तरीके से अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं तो उसमें भी हर साल के हिसाब से जो ब्याज है हर साल उसी पे नहीं मिलेगा, उसमें वो ब्याज जुड़ता जाता है, उसके ऊपर फिर ब्याज लगता है। इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज का परिकलन 8% ब्याज की दर से हिना 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपए उधार लेती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 2 वर्ष के आखिर में चक्रवृद्धि ब्याज और उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। असलम ने अध्यापक से पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें प्रत्येक वर्ष का ब्याज अलग अलग ज्ञात करना चाहिए। अध्यापक ने कहा हाँ, और उसे निम्नलिखित चरणों का उपयोग करने के लिए सुझाव दिए। 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए माना प्रथम वर्ष का मूलधन P। हम मूलधन को P लिखते हैं, P मतलब प्रिंसिपल। P1 है 20,000 रुपए, यानी इस साल का हमारा P1 है 20,000 रुपए। इस पे 8% लगना है, यानी 8% वार्षिक दर से प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज लगना है तो हम लिखेंगे SI1 यानी 20,000 गुणा 8/100 यानी कि 1,600 रुपए।
तत्पश्चात भुगतान की जाने वाली अथवा प्राप्त की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। फिर दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं हम। तो प्रथम वर्ष के अंत में राशि कितनी होगी? P1 प्लस S1, यानी P1 जो इस साल के शुरू में प्रिंसिपल था 20,000 प्लस 1,600, जो उस पे ब्याज लग गया सिंपल इंटरेस्ट, यानी 21,600। ये आ गया हमारा P2 जो कि दूसरे वर्ष का मूलधन है। ठीक है, इस राशि पर दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा, यानी S1 सिंपल इंटरेस्ट 2 लगेगा 8% वार्षिक दर से दूसरे। अब 20,000 पर नहीं लगेगा, अब 21,600 पे लगेगा, यानी 21,600 का 8/100 8%, जो कि आ गया 1,728 रुपए। दूसरे वर्ष के आखिरी में भुगतान की जाने वाली तथा प्राप्त की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। दूसरे वर्ष के अंत में राशि क्या होगी? P2 प्लस S1 तो यानी 21,600 प्लस 1728 को जमा करेंगे तो 23328। ठीक है, तो कुल देय ब्याज कितना हो गया? पहले साल में 1,600 और दूसरे साल में 1,728 रुपए, यानी 3,328। ठीक है, इस तरीके से रीता ने पूछा कि क्या ब्याज की राशि साधारण ब्याज के लिए अलग होगी? अध्यापक ने उसे 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए स्वयं अंतर महसूस करने के लिए कहा। ये आपने जो निकाला ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला आपने पिछले साल भी करा हुआ है, 2000 गुणा 8 गुणा 2/100। कैसे करते हैं? P इंटू R इंटू I बटा 100। P मतलब जो अमाउंट है, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 8, और I मतलब 2 साल, टाइम, P इंटू R इंटू T बटा 100। तो ये आया 3200 रुपए। रीता ने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज के कारण हिना को 128 रुपए का अधिक भुगतान करना पड़ा। अब हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर देखते हैं। 100 रुपए से शुरू करते हैं। देखिए, इस टेबल से समझते हैं, एक सारणी बना के दे रखी है कि प्रथम वर्ष में मूलधन 10% की दर से ब्याज, वार्षिक ब्याज वर्ष के आखिर में राशि। देखो, साधारण ब्याज के अंतर्गत क्या था? 100 रुपए, 100 पे 10% लगा 110। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर भी पहले साल में 100 पे 10 लगा 110। ठीक, द्वितीय वर्ष में मूलधन क्या था? 10% की दर से वर्ष के आखिर में राशि, 100 पे 10% यानी 110 जमा 10 20। उसमें क्या हुआ? उसमें अब किस पे लगेगा? 100 रुपए पे नहीं लगेगा, साधारण ब्याज में 100 पर ही लगता रहा, 100 पे 10 यानी 110 जमा 10 120। लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें 110 पे लगेगा, 110 में 11 रुपए, 110 में 10% लगा यानी 11 रुपए, जो कि आया 121 रुपए। ठीक है, ऐसे ही तीसरे वर्ष में मूलधन 10% की दर से ब्याज, वर्ष के आखिर में राशि, ये उन्होंने जो लिया है, यानी मूलधन था 100 रुपए, 10% ब्याज तो 100 रुपए पर ही चलता रहेगा। साधारण में जो है ब्याज 100 रुपए में जो हमारा पुराना मूलधन है उसी पर ही हमारा साधारण ब्याज में ब्याज लगता जाता है, साधारण ब्याज में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? अब इसमें कितना था? 121, तो तीसरे साल में 121 पे 10% लगेगा, जो आया 12। ठीक है, तो टोटल अमाउंट, तो टोटल जो वर्ष के आखिर में राशि क्या होगी? उसमें आई 130 यानी 120 जमा 10 130, इसमें आई 133 10। तो इसका मतलब यह हुआ, ये देखो इस तरह से गोल गोल बना के लिखा है कि आप उस समय तक जमा ब्याज पर ब्याज देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए कि 3 वर्ष में साधारण ब्याज से प्राप्त जो ब्याज है वो 130 माइनस 100 यानी 30 रुपए है। 130 नीचे आया ना, सबसे नीचे आया 130, और कितना था मूलधन हमारा? 100, तो यानी 30 रुपए साधारण ब्याज में। और चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त ब्याज क्या है? 133, देखो नीचे 133.10 रुपए है, तो यानी माइनस 100, तो यह आया 33 रुपए 10 पैसे। यह भी ध्यान दीजिए कि साधारण ब्याज के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष मूलधन समान रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत यह प्रत्येक वर्ष बदलता जाता है। ठीक है, यही मैंने समझाया आपको कि इसमें जो है मूलधन जो है वो 100 रुपए ही है, तो हर साल 100 रुपए पे ही 10% लगेगा साधारण ब्याज में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल मूलधन जो है वो बदलता रहेगा। जैसे इसमें 100 है, 10% जोड़ा तो 110 पे लगेगा 10%, फिर अगले साल 121 हो गया, 121 पे 10% लगेगा। इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल मूलधन बदलता रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र का निगमन करना।
जुबेदा ने अपने अध्यापक से पूछा, क्या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने की कोई सरल विधि है? अध्यापक ने कहा, हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने की एक संक्षिप्त विधि है। अब हम उसे ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। माना 8% वार्षिक दर से मूलधन P1 पर ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, माना वार्षिक संयोजित होता है मतलब वर्ष में एक बार दिया जाता है। माना P1 है 5,000 रुपए, R है 5% वार्षिक और A है मिश्र धन। तब उपयुक्त चरणों की सहायता से देखिए कैसे करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में कैसे करते थे? P इंटू R इंटू T बटा 100 रुपए, तो यानी 5,000 जमा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो ये होता है P इंटू R इंटू I बटा 100। ठीक है, तो A कैसे निकाला इन्होंने? P प्लस S1, P1 प्लस S1। S1 क्या है? S1 का फॉर्मूला देखो P इंटू R इंटू I बटा 100। ठीक है, R और I इसमें एक ही है 5%, यानी 5,000 प्लस 5,000 गुणा 5 गुणा I जमा बटा 100 रुपए, यानी 5,000। इन दोनों में 5,000 कॉमन है तो 5,000 को हमने बाहर ले लिया, यानी 1 जमा 5 बटा 100, ये हमारा आ गया P2। P1 1 प्लस R बटा 100 P2। ठीक है, S2 निकालना है तो 5,000, फिर इसमें से हमने ले लिया कॉमन 1 प्लस 5 बटा 100, 5 गुना I बटा 100। 5,000 गुना 5 बाहर ले लिया तो 1 प्लस 5 बटा 100। तो S12 का फॉर्मूला क्या हो? S12 का फॉर्मूला क्या है? P2 गुना R गुना I बटा 100। इसमें से फिर हमने P1 कॉमन ले लिया, 1 जमा R बटा 100 गुना R बटा 100, यानी P1 R बटा 100, तो 1 जमा R बटा 100, मतलब R बटा 100 भी हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो इस तरीके से हम A2 निकालें, तो इस तरीके से हम करते जाएंगे तो ये हमारा जो समय बहुत मुश्किल होता जाएगा। तो ये हमें इसलिए करके दिखा रहे हैं कि इससे हम एक फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। A2 5,000, फिर हमने कॉमन लिया 1 जमा 5 बटा 100 प्लस 5,000 गुना 5 बटा 100, फिर कॉमन लिया 1 जमा 5 बटा 100 रुपए, यानी A2 का मतलब है P2 प्लस S2। तो ऐसे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर हमें मतलब ये तो हमें 1 या 2 वर्ष का निकालने के लिए बोला है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें 10 वर्ष 20 वर्ष का ब्याज निकालने को बोला है कि 20 वर्ष बाद हम ये राशि वापस करेंगे, 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमको कैलकुलेट करना। ये देखिए कितने मुश्किल लग रहा है ना ये देखने में। फिर 5,000 1 प्लस 5 बटा 100, 1 प्लस 5 बटा 100 रुपए। इसी तरीके से इन्होंने इधर किया है। A2 का मतलब है P2 प्लस S12, तो P1 है 1 प्लस R बटा 100 प्लस P1 R बटा 100, फिर 1 प्लस R बटा 100, P1 1 प्लस R बटा 100 प्लस 1 प्लस R बटा 100। इस तरीके से ये बहुत मुश्किल और लेंदी, बहुत लंबा होता जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर P3 निकालेंगे। इस प्रकार आगे बढ़ते रहें और n वर्ष के अंत में कुल राशि, मतलब इसी तरीके से अगर हम करते जाएं तो n वर्ष के अंत में कुल राशि क्या होगी? AN बराबर P1 I 1 जमा R बटा 100 ऊपर n होगी, अथवा हम कह सकते हैं A बराबर P 1 प्लस R बटा 100 n। जुबेदा ने कहा, लेकिन इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम केवल n वर्ष के अंत में दे कुल राशि का सूत्र प्राप्त करते हैं, न कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। तब अरुणा ने तुरंत कहा कि हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? कुल राशि माइनस मूलधन, अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P। इसलिए हम चक्रवृद्धि ब्याज भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता चल गया और AN का फॉर्मूला भी आपको पता चल गया। अब उसको हम कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं? N का मतलब होता है कितने वर्ष के लिए है, N का मतलब होता है वर्ष, उसमें हम वर्ष लिखते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण 11 करते हैं। 12,600 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आए तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? A बराबर P ब्रैकेट 1 जमा R बटा 100 ब्रैकेट बंद और उसके ऊपर N। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ करना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो भी हमको दिया है वो हम इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे, सब कुछ लिख देंगे और हमारा जो प्रश्न है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए, मूलधन यानी कि P हमें दे रखा है 12,600, दर यानी कि R हमें दे रखा है 10% और N यानी कि
2 वर्ष हमें दे रखा है। ठीक है, तो हम ए कैसे निकालेंगे, इसके अंदर हम रख देंगे 12,600 1 जमा 10/100 ऊपर 2। ठीक है, 10/100 को हम कैसे लिख सकते, 10 से एक जीरो काट देंगे हम, और इसका अगर हम लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा 10 जमा 1 11। ठीक है, तो 26,600 11/10 ऊपर 2 आ गया। तो 26,600 गुणा 11/10 गुणा 11/10, क्योंकि उसके ऊपर 2 लिखा है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है, ये 10 की 1 जीरो से ऊपर की 1 जीरो, इसकी 0 से इसकी 1 जीरो कट जाएगी, और 116 को 11 और 11 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 15,246 रुपए। ठीक है, तो यानी कि, और हमने चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, ए माइनस पी मतलब प्रिंसिपल जो हमें दे रखा है, और ए मतलब जो हमारा ये निकल के आया। ए मतलब कुल राशि जो हमारी निकल के आई, और पी क्या होता है, मूलधन। तो यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ए माइनस पी। तो 15,246 रुपए माइनस 12,600 यानी 2646 हमारा दो चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। चलिए अगले पेज पे आते हैं। प्रयास कीजिए 8,000 रुपए का 2 वर्ष, इसको भी आप इसी फॉर्मूले में, जैसे ये वाला उदाहरण कराया है, ऐसे ही आप फॉर्मूला लिखेंगे, उसके अंदर ये सारी चीजें लिखेंगे, पी लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे और 5 लिखेंगे, पूरा फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे आप, और फिर आप ए निकालेंगे उससे, और फिर वही CI बराबर ए माइनस पी, और उस तरीके से आप चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। ठीक है, दर का वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक संयोजन। अब इसमें तो आपको ये समझाया था कि हम वार्षिक संयोजित यानी वर्ष में एक बार देना है हमें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अर्धवार्षिक मतलब आपको महीने में 6 महीने में एक बार देना है ब्याज, या आपको 4 महीने में एक बार देना है, साल में 3 बार देना है, या साल में 4 बार देना है, इस तरीके से। तब आप कैसे निकालेंगे, तो अब उसको समझते हैं। जब ब्याज वार्षिक संयोजित, देखो ये डब्बे में लिखा हुआ है साइड में, वार्षिक संयोजित ना हो तो समय अवधि और दर वह समय अवधि जिसके पश्चात प्रत्येक बार नया मूलधन बनाने के लिए ब्याज को जोड़ा जाता है रूपांतरण अवधि कहलाता है। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष के प्रत्येक छमाही के 2 रूपांतरण अवधि होती है। ऐसी स्थितियों में अर्धवार्षिक दर वार्षिक दर की आधी होगी। यदि ब्याज को तिमाही से संयोजित किया जाए तब क्या होगा, इस स्थिति में 1 वर्ष में 4 रूपांतरण अवधि होंगी और तिमाही दर वार्षिक दर का 1/4 होगी। ठीक है, अगर छमाही होगी तो आधा हो जाएगा, अगर 4 हो गई मतलब अगर 1 वर्ष में 4 बार होगी तो वो तिमाही हो जाएगा। इस तरीके से अवश्य ही इसका अर्थ है, क्योंकि हम ब्याज की दर का अर्धवार्षिक अथवा तिमाही संयोजन भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यदि ब्याज का वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक संयोजन किया जाए तो 100 रुपए के ब्याज में कितना परिवर्तन होगा। चलिए इसको समझते हैं। देखिए नीचे बनाकर दे रखा है इन्होंने कि अगर P 100 रुपए है और उस पर 10% वार्षिक दर है, पर ब्याज का वार्षिक संयोजन अगर समय एक वर्ष है, तो I बराबर 100 गुणा 10 गुणा 1/100 यानी 10 रुपए। तो ए आ गया 100 जमा 10 यानी 110 रुपए। ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक समय 6, तो इसमें आपने कैसे किया, 100 गुणा 10, दर आधी हो जाती है। देखो यहाँ पे दर आधी हो गई, 10 का आधा। ठीक है, यानी कि इसको काट देंगे हम, 2 पंजे 10, ये 100 कट जाएगा तो ये आ गया 5 रुपए। उसमें 10 रुपए आया था, इसमें 5 रुपए आया, तो यानी इसमें आया 105 रुपए। ठीक है, अब अगले 6 महीने के लिए पी होगा 105 रुपए। तो फिर आप निकालोगे तो 105 गुणा 10 गुणा 1/2/100 यानी 5 रुपए 25 पैसे, और ए 105 प्लस 525 यानी 110 रुपए 25 पैसे। अब आपने देख लिया होगा कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो हम ब्याज का अभिकलन 2 बार करते हैं, इसलिए समय अवधि दुगना हो जाती है तथा दर आधी कर दी जाती है। समझ में आया। जब पूरे वर्ष का करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, और जब आधे वर्ष का करते हैं तो हम उसको आधा कर देते हैं। उसमें हमने पूरा 10 लिया था, इसमें हमने 10 को आधा कर दिया। ठीक है, 1 वर्ष था तो 10 गुणा 1 किया था हमने, इसमें 10 गुणा आधा कर दिया। प्रयास कीजिए, निम्नलिखित में ब्याज संयोजन के लिए समय अवधि और दर ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप खुद कर सकते हैं जैसे ये ऊपर वाला किया है। चलिए मैं आपको एक करके भी बताती हूँ। 1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर उधार ली गई एक राशि पर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। देखिए आपसे पूछा क्या गया है, समय अवधि और दर बताना है आपको।
तो ब्याज की दर आपको बताइए 8% प्रति वर्ष। तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, अगर वो अर्धवार्षिक है तो 4%, 8 का आधा, 4% प्रति वर्ष। और समय 1/2 बताया है, तो यानी 3 अर्धवर्ष। ठीक है, इस तरीके से करेंगे आप। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। एक राशि 16% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए उधार ली गई। यदि ब्याज प्रत्येक 3 महीने बाद संयोजित किया जाए तो 1 वर्ष में कितनी बार ब्याज देना होगा। तो आपको दिया है ब्याज की दर 16% प्रति वर्ष है, तो प्रति तिमाही कितनी होगी, उसको 4 से भाग कर देंगे आप। ठीक है, तो यानी 4% प्रति तिमाही, 16/4 कर देंगे आप, तो यानी 4% प्रति तिमाही आ जाएगी। समय 1 वर्ष और 4 तिमाही, यानी कि ब्याज 1 वर्ष में 4 बार 4% की दर से लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला उदाहरण करते हैं। उदाहरण 12। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है तो 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार लिए गए 12,000 रुपए के कर्ज का भुगतान करने के लिए कितनी राशि देनी होगी। तो कैसे करेंगे, प्रथम 6 महीने के लिए, अब इसमें आपको 1 साल में लेकिन 6 महीने का निकालना है। ठीक है, तो प्रथम 6 महीने के लिए मूलधन है 12,000। 1/2 वर्षों में 3 छमाही आएंगी। 1/2 का क्या मतलब है, 1.5 साल हो गया ना। 1/2 का मतलब है 1.5 साल, यानी 3 छमाही आएंगी उसमें। तो इसलिए जो ब्याज संयोजन है वो 3 बार करना होगा। 6 महीने में हमें 1 बार ब्याज देना है, तो 1.5 साल में 3 बार आएगा। तो ब्याज की दर हमें दे रखी है 10% का आधा, यानी 5% हो जाएगी अर्धवार्षिक। उसको उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, A बराबर P 1 जमा R/100 ऊपर N। तो यानी 12,000 हमें दे रखा है ना, 12,000 P दे रखा है। 1 कितना दे रखा है, 5 हो गया। हमने अर्धवार्षिक निकालना है तो 5 हो गया, और 3 छमाहियां हैं तो ऊपर 3 लिख देंगे हम। ठीक है, 5 को काटेंगे, 5 और नीचे 100 है तो 20 आ जाएगा। इसको लघुत्तम लेंगे तो ये 21/20 हो जाएगा। तो 12,000 गुणा 21/20, 21/20, 21/20, 3 बार लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यानी 1,3891 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो प्रथम 6 महीने में उसको इतने देने होंगे। प्रथम 6 महीनों के लिए मूलधन 12,000 रुपए, तो समय 6 महीने, 6/12 आधा वर्ष, दर इतनी। तो प्रथम 6 महीने में तो जो है उसको 600 रुपए ही देना होगा। इस तरीके से निकाला हमने। 12,000 इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, 12,000 गुणा 10 1/2/100 यानी 600 रुपए। तो A बराबर P प्लस I यानी 12,600। ये अगले 6 महीने के लिए मूलधन होगा। फिर 12,600 पे अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगा वो 12,600 पे लगेगा। 12,600 गुणा 10 1/2/100, 630 रुपए। तीसरी वर्ष में किस पे लगेगा, 12,000। मतलब पहले जो है वो 12,000 पे लगा, दूसरा 12,000। ये इन्होंने 2 तरीके से आपको हल करके दिखाया है। ये सीधा इन्होंने उल्टे हाथ की साइड में किया है, उसमें इन्होंने सीधा फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले के अंदर रख के आपको दिखाया। हाँ, और इसमें इन्होंने हर महीने अलग अलग वो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं जो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, पर वो हर बार अलग अलग अमाउंट पे निकाल रहे हैं। पहले 12,000 पे लगाया, फिर 12,600 पे निकाला, फिर जो अमाउंट आया 12,000, तीसरी बार जो आया वो उसमें जोड़ के 630 इसमें जोड़ दिया। तो इस तरीके से तो फिर A प्लस I कर दिया। तो देखो दोनों में हमारा जो उत्तर है वो सेम आया, 13891। इसमें भी आया 13891। तो आप सीधा इसी तरीके से करो, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है, ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती है। तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, इस फॉर्मूले में सब कुछ रखो और उस तरीके से करो। प्रयास कीजिए। निम्नलिखित के लिए भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखो ये भी इसी तरीके से करोगे। 2,400 P है, 5 R है, 2 और ऊपर 2। इसको आप इसी फॉर्मूले में लिखोगे। यहाँ पे लिखोगे 2400 1 जमा 2/100, सॉरी 5/100 और ऊपर लिखोगे 2। इसको आप सॉल्व करोगे, इसी तरीके से आप नीचे वाला करोगे। उदाहरण 13। 10,000 रुपए की राशि का 1 वर्ष और 3 महीने के लिए 8 वार्षिक दर से निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो वार्षिक संयोजित है। ठीक है, 1 वर्ष 3 महीने में मयूरी ने सर्वप्रथम समय को वर्षों में परिवर्तित किया। तो देखो समय आपको दे रखा है 1 वर्ष 3 महीने में। तो इसको कैसे करोगे आप, 1 वर्ष 3 महीने में, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12।
तो 1/3/12 कर दिया उसने, यानी 1 3 और 12 को काट दिया उसने, यानी 1/1/4। ठीक है, 1 वर्ष 3 महीने का मतलब ही हो गया 1/1/4, यानी 1 वर्ष तो पूरा और एक जो है उसमें सिर्फ 3 महीने, 1/1/4। और मयूरी ने ज्ञात सूत्र में मान रखने का प्रयास किया और 10,000 रुपए 1 जमा 17/200। 17/200 कैसे आया? 8 1/2 है, तो 8 इसको कैसे करेंगे आप? 8/8 को 2 से गुणा करेंगे और साथ वाले से जमा करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। 2 8 16 जमा 1 17/2, तो यानी 17/200 हो गया। ये नीचे 100 की जगह 200 हो गया। वह परेशान हुई, उसने अध्यापक से पूछा कि वह इस भिन्न रूपी घात को कैसे ज्ञात करेगी। अध्यापक ने उसे निम्नलिखित संकेत, अब देखो इसमें ऊपर 1/4 ऊपर आ रहा है, तो इसको तो मुश्किल हो जाएगा करना। तो आप कैसे कर सकते हो? 1 को अलग कर दोगे, 1/4 को। देखो समझो, पहले अवधि के एक पूरे हिस्से अर्थात 1 वर्ष के लिए राशि ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसे मूलधन के रूप में उपयोग करते हुए 1/4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से करते हैं हम। चलिए समझते हैं, अगले पेज पे आते हैं। तो A बराबर 10,000 1 प्लस 17/200 रुपए, तो हमने इसको ज्ञात किया, यानी 217/200 यानी 10,850 रुपए आ गया। अब यह राशि अगले 1/4, इसको हम सिंपल इंटरेस्ट से ज्ञात कर लेते हैं, यानी 10,850 गुणा 1/4 गुणा 17 और नीचे 100 गुणा 2, तो इसको किया 230 रुपए, 230 रुपए 56 पैसे। तो प्रथम वर्ष का ब्याज 10,850, प्रथम वर्ष में कितना था? 10,850, तो टोटल हमारा आया था माइनस 10,000 जो उसका प्रिंसिपल था 850 रुपए, और अगले वर्ष का कितना है? 230। दोनों ब्याज को हम जोड़ देंगे, तो इस प्रकार कुल चक्रवर्ती ब्याज आ गया 850 जमा 230 रुपए 56 पैसे, यानी 1,080 रुपए 56 पैसे। ठीक है, तो जब भी ऐसे ऊपर भिन्नों में आए, 1/4 आ रहा था, तो 1/4 को निकालना मुश्किल है। आप कैसे निकालोगे उसको? 1/4 का कैसे निकालोगे? तो आप उस फॉर्मूले के अंदर 1 को करके कर लो, मतलब 1 जैसे उन्होंने ऊपर करके दिखाया, और 1/4 जो बच गया उसको आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कर लो, जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और उसमें जो आप जो मूलधन लोगे, जो उसमें जो आप P लोगे, वो ये वाला लोगे, जो A नया वाला A आएगा अगले साल वाला, यानी 10,850 जो इस वाले उदाहरण में आया था, गुणा 1/4 गुणा 17/200। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। फिर हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो वो 1 साल का आ जाएगा, उसमें 3 महीने का और जोड़ देंगे, तो वो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इस तरीके से हम करते हैं। समझ में आया ना बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज के लिए के सूत्र के अनुप्रयोग। कुछ ऐसी और भी अवस्थाएं हैं जहां पर हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए के कुल राशि ज्ञात करने के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे जनसंख्या में वृद्धि अथवा ह्रास, यदि बैक्टीरिया वृद्धि की दर ज्ञात है और उनकी कुल वृद्धि ज्ञात करना, किसी वस्तु का मान ज्ञात करना यदि मध्यवर्ती वर्षों में इसके मूल्य में वृद्धि अथवा कमी होती है। तो मतलब ये इन्होंने बोला है कि हम इसमें कुछ और अनुप्रयोग भी कर सकते हैं क्या, कि अगर जैसे हमें पता है जनसंख्या कहीं पे बढ़ गई है या कम हो गई है, या कोई बैक्टीरिया की वृद्धि दर हमें पता है, या किसी वस्तु का मान पता है, तो क्या हम उनमें भी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं? चलिए उदाहरण से समझते हैं इसको। उदाहरण 14, वर्ष 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 20,000 थी। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई। वर्ष 2000 के अंत में इस शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे हम। अब हमें तो 1997 की जनसंख्या दी हुई है, तो आपको बताया हुआ है प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में हर साल 5% की वृद्धि हो रही है, तो इसलिए प्रत्येक नए वर्ष की नई जनसंख्या होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह संयोजित रूप से बढ़ रही है, क्योंकि वो उन्होंने क्या दिया है प्रश्न में कि हर साल 5% बढ़ रही है। ठीक है, तो 2000 में कितनी हो गई वो बतानी है आपको। तो ये 1997 की बता रखी है, तो 1998 के शुरू में जनसंख्या हमें दे रखी है 20,000। ठीक है, यानी 1997 के अंत में दे रखी है, यानी 1998 के शुरू में दे रखी है। हम इसे प्रथम वर्ष के लिए मूलधन मानते हैं। 5% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 20,000 का 5% निकालेंगे, 5/100 यानी कि 1,000 रुपए। ठीक है, तो वर्ष 1999 की जनसंख्या कितनी हो गई? 20,000 में 1,000 जोड़ देंगे, यानी कि 21,000। इसे दूसरे वर्ष के लिए मूलधन माना जाएगा। ठीक है, अब 5%, अब दूसरे वर्ष में कितनी होगी? 5/100 गुणा 21,000। अब 21,000 को मूलधन मानेंगे, क्योंकि अब 21,000 जनसंख्या हो गई है।
तो उस पे आ गया 1050। अब वर्ष 2000 में जनसंख्या कितनी होगी? 21,000 जमा 1050, जो कि आ गई 22,050। इसे तीसरे वर्ष के लिए मूलधन के रूप में लिया जाएगा 5। अब 22,050 में 5% निकालेंगे हम तीसरे वर्ष, ठीक है, तो वो आया 1102 रुपए। अब 2000 के अंत में कितनी जनसंख्या हुई? यानी 22,050 जमा 1102 रुपए 50 पैसे, तो आ गई 23,152 रुपीज 5 पैसे, ठीक है। 5 पैसे या 50 पैसे, आप कैसे उसके आगे जीरो भी लगा सकते हो। अथवा सूत्र की सहायता से 2000 के अंत में जनसंख्या जो है वो कितनी आई? 20,000। एक जमा, देखो ये तो आपने अपने तरीके से करके बताया कि किस तरीके से आप निकाल रहे हो। इसको अब फॉर्मूले में पुट करके देखो तो क्या सेम अमाउंट आता है? तो देखो 20,000 लिखा आपने, 1 जमा 5% की वृद्धि हो रही है बटा 100 और ऊपर 3 लिख दिया। 3 वर्ष बाद बताना है, 1997 की बता रखी है, 20 की बतानी है, तो 2020 और 97 में 3 साल का डिफरेंस है, ऊपर लिख दोगे 3, ठीक है। 5 से 100 काट दोगे 20 आ जाएगा, 20 और 1 21/20, तो यानी 20,000 गुणा 21/20, 3 है ऊपर तो 3 बार लिख दोगे इसको काटोगे और इसको जब हल निकालोगे तो ये आएगा 23,153। अरुणा ने पूछा कि जनसंख्या में कमी हो जाती तो क्या करना होगा? तब अध्यापक ने निम्नलिखित उदाहरण की चर्चा की। उसमें जनसंख्या बढ़ रही थी, तो देखो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बस आप इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको कि पहले साल का निकालो, फिर दूसरे का निकालो, फिर तीसरे का, सीधा उस फॉर्मूले के अंदर आप पुट कर दो, बहुत ही आसानी से वो चीज निकल जाती है। उदाहरण 15 देखते हैं। एक टीवी 21,000 रुपए में खरीदा गया। 1 वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन मतलब, अवमूल्यन का अर्थ है वस्तु के उपयोग और उम्र के कारण उसकी मूल्य में कमी होना। जैसे आप कोई चीज खरीद के लाते हो तो उसका प्राइस कम होता जाता है ना साल भर साल। आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदी, आपने एक टीवी खरीदा, आप उसको हर साल यूज कर रहे हो। अब ये तो नहीं है कि आपने 1 लाख का टीवी खरीदा है तो वो उसके 4 साल बाद भी उसकी प्राइस 1 लाख ही रहेगी, उसकी प्राइस कम होती जाती है। 1 वर्ष बाद टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको मूलधन दे रखा है 21,000 रुपए और प्रतिवर्ष, अब देखो उन्होंने पहले सिंपल इंटरेस्ट से करके दिखाया, कैसे करोगे आप? प्रतिवर्ष 21,000 रुपए का 5%, तो यानी 21,000 गुना 5 गुना 1/100। ये तो साधारण तरीके से करा। 1,050 और 21,000 में से 1,050 उन्होंने माइनस कर दिया, यानी 19,950 रुपए, ठीक है। और इसको हम उसी तरीके से करें, निम्नलिखित विधि से सीधे भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? 21,000 मूलधन 1 माइनस 5/100, इसमें हम माइनस कर देंगे बस। उसमें हम क्या करते थे? 1 जमा r/100 करते थे ना, इसमें हम P 1 माइनस r/100 कर देंगे क्योंकि इसमें कमी हो रही है, अवमूल्यन हो रहा है। 1 माइनस r/100, तो 1 माइनस 5/100 कर देंगे, काटेंगे इसे, 20 में से 1 गया 19, यानी 19/100, 19,950, ठीक है। इसे तीसरे वर्ष के लिए मूलधन के रूप में समझ लीजिए। समझ में आया? सीधा हम ये फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं। ऐसे ही प्रयास कीजिए। 10,500 रुपए मूल्य की एक मशीन 5% की दर से अवमूल्यन होता है, तब 1 वर्ष पश्चात उसका मूल्य, तो कैसे लिखोगे आप? 10,500 ब्रैकेट में 1 माइनस 5/100, इसको सॉल्व करोगे और जो भी आएगा वो उसका होगा। इसी तरीके से आप इसका दूसरा प्रश्न करोगे। चलिए प्रश्नावली 8.3 करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो आप खुद कर सकते हैं बच्चों, इन सब में आपको फॉर्मूला लगाना है। देखिए इसमें 10,800 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 12 1/2%, तो 12 1/2 को आप कैसे लिख सकते हो? 12 दूनी 24 और 1 जमा कर दोगे 25/2 आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे इसको? फॉर्मूले में लिखोगे 3 वर्ष बाद मिश्र धन 10,800 गुणा, अंदर क्या लिखोगे? 1 जमा 25/2 गुना 100 और ऊपर लिख दोगे कितने वर्ष के लिए पूछा है? 3 वर्ष के लिए। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यानी 10,800 गुना 9/8, 9/8, 9/8, तो 15,370 रुपए आपका आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, 15,370 में से 10,000 माइनस कर दोगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 4,570 रुपए, ठीक है। आप हर प्रश्न में जब भी आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आप लिखोगे कि इसमें P कितना है, इसमें R कितना है, ठीक है। जैसे आप लिखोगे P 18,000 रुपए, दूसरे प्रश्न में P यहाँ P बराबर 18,000 रुपए, R बराबर 10% और T बराबर 2 1/2,
ठीक है, या n बराबर 2 1/2। 2 1/2 को भी आप लिख सकते हो। तो आप 2 को अलग कर सकते हो 1/2 को, जैसे हमने उदाहरण में किया था, यानी 18,001 जमा 10/100 और ऊपर 2 लिख दोगे और उसमें लिख दो और अलग से, या तो इसी में आप 1 जमा आधा गुणा 10/100 भी कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपने ऊपर वाले उदाहरण में किया था। आप जो इसका तो 2 साल का निकाल सकते हो और उसी जो आप 2 साल के बाद जो आएगा आधे साल का जो अमाउंट आप लोगे वो उसमें लेकर आधा के हिसाब से आप उसमें सिंपल इंटरेस्ट छोड़ के फिर दोनों को ऐड करके चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये सारे प्रश्न इसी तरीके से करोगे आप। कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपए वार्षिक पर 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी। देखिए, उन्होंने संकेत दिया है कि ब्याज को वार्षिक संयोजित करते हुए पहले 2 वर्ष के लिए 1 ज्ञात कर लो और फिर दूसरे वर्ष की कुल राशि पर 4/12 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कर लो। ठीक है, यही मैंने आपको समझाया ऊपर वाले में भी। जैसे ये जो उदाहरण आपको जो मैंने ऊपर कराया था, इसमें कौन सा उदाहरण था, ये उदाहरण 13। तो उसमें भी उन्होंने 1/4 आ रहा था, तो उन्होंने पहले 1 निकाल लिया और फिर जो 1 निकालने के बाद जो हमारा अमाउंट आया, जो हमारा मूलधन आया, उसको हमने अपना पी लेकर हमने उसमें के हिसाब से साधारण ब्याज निकाल के और फिर दोनों को चक्रवृद्धि ब्याज में हमने ऐड कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम इस वाले प्रश्न को भी करेंगे। अब देखिए, तीसरा प्रश्न समझते हैं। फेबिना ने 12,500 रुपए 3 वर्ष के लिए 12%, मतलब फेबिना ने जो है 12,500 रुपए 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लिए, लेकिन राधा ने भी उतने ही अमाउंट पर लिया, लेकिन उसने चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया। तो आप पहले 12,500 का जो है मतलब पहले आप साधारण ब्याज निकालोगे, कैसे, P इंटू R इंटू T बटा 100 वैसे निकालोगे, तो यानी 4,500 आएगा। और फिर आप चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाओगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, जो कि आएगा 3 वर्ष बाद उसका मूलधन आ जाएगा 16,637 रुपए 50 पैसे। तो जो उसका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो आएगा 16,637 रुपए 50 पैसे में से 12,500 माइनस करोगे, यानी कि 4,137 रुपए। ठीक है, और दोनों ब्याजों में जो अंतर है वो 362 रुपए 50 पैसे, यानी फेबिना जो है वो 3,062 रुपए 50 पैसे अधिक देगी। ठीक है, मैंने जमशेद से 12,000 रुपए में 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लिए। अगर मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। तो ये आप कैसे करोगे, मतलब आपको पहले आप इसका साधारण ब्याज निकालोगे, फिर आप इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो आपका अमाउंट आएगा उसमें से आप 12,000 माइनस करके देखोगे तो वो आएगा, उसमें से आप साधारण ब्याज माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसको कितना फालतू देना पड़ता अगर उसने चक्रवृद्धि ब्याज किया होता। जैसे मैं आपको बताती हूँ, साधारण ब्याज की निकालोगे आप P इंटू R इंटू T बटा 100, यानी 12,000 गुणा 6 गुणा 2 बटा 100, यानी 1,440 रुपए साधारण ब्याज आया। ठीक है, उसी को आप चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूले में रखोगे, यानी 12,000 1 प्लस 6 बटा 100 ऊपर 2, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 13,483 रुपए 20 पैसे। तो यानी 143 रुपीज 20 पैसे, 12,000 माइनस करोगे तो यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज आया 1,483 रुपीज 20 पैसे। तो इसमें से अगर आप 1,440 माइनस करो, मतलब अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज लगा होता उसके ऊपर, साधारण ब्याज नहीं लगा होता, तो उसको 43 रुपीज 20 पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ते। ठीक है, इस तरीके से। बाकी ये सारे प्रश्न आप कर सकते हैं, मैंने काफी सारे समझा दिए आपको। अब देखिए, और हम इसका 8वां प्रश्न समझते हैं। 10,000 रुपए पर 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा? तो ये भी ऊपर वाले फॉर्मूले के ऊपर जो आपने उदाहरण किया था उसी के जैसे ही है। उसमें भी जैसे 1/2 लिया है, यानी कि 3 छमाही में हो जाएगा, 1.5 साल दिया है ना, तो 3 छमाही हो जाएंगी। तो आप लिखोगे मूलधन 10,000 है, समय 3 छमाही और दर है 10, तो 10% जो है वो 1 साल की है, तो 5% हो जाएगी।
ठीक है, तो 1.5 वर्ष बाद जो है मिश्र धन आएगा 10,000, 1 जमा 5/100 और उसके ऊपर 3 लगा दोगे आप। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 11,576 रुपए 25 पैसे। ठीक है, इसमें से 10,000 तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे? 11,576 रुपए में से 25 पैसे में से 10,000 माइनस कर दोगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 15,076 रुपए 25 पैसे। ठीक है, ये जो ब्याज है ये वार्षिक संयोजित होने वाले ब्याज से अधिक है, क्योंकि वार्षिक रूप से संयोजित अगर आप वार्षिक रूप से निकालोगे तो वो आपका आएगा 11,550 रुपए। ठीक है, तो 11,550 में से 10,000 यानी 1,550 रुपए। इस तरीके से करोगे आप। प्रश्न 9 भी आप इसी तरीके से करोगे। प्रश्न 10 समझते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा अलग है। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो जाती है निम्नलिखित। तो देखो इसमें आपको 2003 वो जो जनसंख्या वाला हमने एक उदाहरण किया था उसमें आपको आगे वाले जैसे 1997 की दे रखी थी, 2000 की निकालनी थी, तो इसमें आपको पीछे का भी दे रखा है। 2003 की दे रखी है, आपको 2001 की निकालनी है और 2005 की निकालनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। 2001 की कैसे निकालेंगे? आप मानेंगे कि 2001 में जनसंख्या P थी, आपको नहीं पता ना एक में कितनी थी। 2003 की आपको दे रखी है, तो 2 वर्ष पहले तो वर्तमान जनसंख्या है, यानी 2003 में कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लिखोगे, P नहीं दिया हुआ आपको, इस साल का P नहीं दिया हुआ, यानी A दिया हुआ है, तो P गुणा 1 + 5/100 और उसके ऊपर 2 साल बाद की पहले की निकालनी है, 3 और 1 की निकालनी है, यानी 2 ऊपर लिख दोगे 2। ठीक है, A की जगह आप लिख दोगे 54,000, यानी 54,000 बराबर P गुणा 100 को इसको करोगे तो काट दो, 20 5 नीचे 20 आ जाएगा, तो 20 जमा 1 यानी 21/20, 21/20। और ये जब 54,000 के उधर जाएंगे तो 20 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा, इस तरीके से, यानी 54,000 गुणा 20 नीचे बटे में 21 गुणा 21। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जनसंख्या यानी 2001 की जनसंख्या आ जाएगी 48,980 यानी 48,980 रुपए लगभग थी। ठीक है, और दूसरा में पूछा है 2005 में, ये तो आप खुद कर सकते हो। 2005 यानी 2 साल बाद की पूछी है, समय तो 2 ही आएगा ऊपर, और इसमें तो P आप 94,000 ले सकते हो, तो 94,000 गुणा 1 जमा 5/100 गुणा और उसके ऊपर लिख दोगे 2 और इसको सॉल्व कर लोगे। ये तो आसान है। ठीक है, 2001 की जो थी ये थोड़ी सी मुश्किल थी निकालनी। इसी तरीके से आप प्रश्न 11 और 12 कर सकते हैं, ये दोनों ही आसान है बच्चों। एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। हाँ, तो इसमें प्राइस कम हो गई है, इसमें हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, यानी उसका आरंभिक था 42,000 42,000 रुपए और उसका अवमूल्यन हो गया 8, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? 42,000 गुणा 1 माइनस 8/100 और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा 48,640 रुपए। ठीक है, इस तरीके से हमने ये अध्याय यहाँ पे खत्म किया। हमने किन तथ्यों पर विचार किया? पहला, अंकित मूल्य पर दी गई छूट को बट्टा कहलाती है। बट्टा क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, जो उसका प्राइस है उसके ऊपर जो डिस्काउंट लगा हुआ है वो बट्टा होता है। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, उसका सेलिंग प्राइस माइनस कर दें अगर हम, तो वो बट्टा आ जाता है हमारा। दूसरा, यदि बट्टा प्रतिशत दिया हुआ है तो बट्टे का परिकलन किया जा सकता है। कैसे? बट्टा बराबर अंकित मूल्य का बट्टा प्रतिशत। किसी वस्तु को खरीदने के लिए उस पर किए गए अतिरिक्त खर्च को क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है और वे ऊपरी खर्चे कहे जाते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? खरीद मूल्य जमा ऊपरी खर्चे। ठीक है, इस बारे में भी हमने समझा कि कोई चीज हमने खरीदी, उसके ऊपर हमने कुछ खर्च किया, तो हमने उसको जितने में बेचा तो वो उसके ऊपर हम ऐड करेंगे। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? खरीद का जितने हमने खरीदा जमा ऊपरी खर्च। किसी वस्तु को बेचने पर सरकार द्वारा बिक्री कर लिया जाता है और उसे बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है। बिक्री कर बराबर बिल राशि का कर प्रतिशत। ठीक है, बिल राशि में कितना अमाउंट है उसके ऊपर उतना बिक्री कर लगाया जाता है जो सरकार लेती है। पिछले वर्ष की कुल राशि A बराबर P + I पर परिकलित किया गया ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है,
चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आपने समझा कि जैसे इस आपने 10,000 का लिया है और 10% के हिसाब से, तो अगले 10 से 10% उस पर 1,000 आ गया, अगले साल 11,000 लगेगा, यानी A बराबर P प्लस I, अगले साल 11,000 पे 10% लगेगा, तो उस पे जितना भी आएगा फिर जो अमाउंट आएगा उस पे लगेगा अगले साल। इस तरीके से होता है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो कुल राशि का फॉर्मूला क्या होता है? A बराबर P प्लस P 1 प्लस R बटा 100 ऊपर N, जहां P है मूलधन, R ब्याज की दर और N समय है। जब ब्याज अर्धवार्षिक होता है तो दर का आधा किया जाता है और समय को दुगना। ठीक है, तो हम दर को तो आधा कर देते हैं, जैसे अगर 10 है तो 5 हो जाएगा और समय को डबल कर देते हैं, तो कुल राशि हो जाती है P 1 प्लस R बटा 100 और ऊपर 2N, जहां R बटा 2 की 2 ब्याज की अर्धवार्षिक दर हो जाती है और 2N छमाहियों यानी अर्धवर्षों की संख्या हो जाती है। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये मुश्किल अध्याय है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत आते हैं प्रश्नों में आपके एग्जाम्स में, तो उसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करना। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, किस तरीके से फॉर्मूले के अंदर आपको मूलधन, ब्याज और समय लगाना है और फिर उसको सॉल्व करना है। कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाती है, लेकिन उसको ध्यान से आप अच्छे से समझ के करेंगे तो बहुत ही आसान चैप्टर है, इतना मुश्किल नहीं है।